Yes, good evening, all of you friends. To start the class in few more seconds at 9 p.m. Alright, friends. So 9 p.m. start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू नोट करें। आयुष, अदिति, अमर, यशस्वी, अग्रवाल, सायरा, मुक्ता, अनदर, आंसर जस्ट मूव फॉरवर्ड। कुछ भी ऑडियो वीडियो में इशू है तो कंट्रोल करना शिफ्ट कर। क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें, डिसेबल करें, कॉल टू लॉगिन करें, मोबाइल से देखें, मेक श्योर इंटरनेट स्पीड ठीक हो। क्लास में जो भी डाउट पेंसिल क्लास में गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स में फर्स्ट लिंक है। बाकी हैंडआउट कैसे डाउनलोड करते हैं, तभी एफएक्यू मतलब स्टडी प्लानिंग वगैरह मैंने कल के लेक्चर में सुकून से बात की है। अभी हम लोग हैं इकोनॉमी। पहला पिलर कंप्लीट मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, दूसरा पिलर बजट टैक्सेशन। उसमें भी जो शुरुआती हैंडआउट था बजट इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स जीएसटी वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग हैंडआउट 2 बी में, मतलब 2 बी और 2 सी एक ही हैंडआउट है। तो 15 फाइनेंस कमीशन कल देख लिया, ब्लैक मनी कल देख लिया, आज टैक्स अवॉइडेंस समझना है और उसके बाद सब्सिडी वगैरह चीजें आएंगी। तो आज का मुद्दा देखिए, कल रात तक हमने फाइनेंस कमीशन टैक्स इवेजन खत्म किया था। आज का मुद्दा टैक्स अवॉइडेंस। अब ये जो लेक्चर चले समझो 2 घंटे, एक डिस्क्लेमर, इसमें मैं जितनी चीज समझाऊं समझो वो सब एक एक लाइन के मुद्दे हैं। आपको समझाने में 10 मिनट जाएंगे। मैं जब कहता हूं एक लाइन का मुद्दा है, मतलब जिस दिन आप रिवीजन करने बैठे पढ़ने के बाद, तब वो एक लाइन का मुद्दा है। उसमें से जो एमसीक्यू या पीवाईक्यू भी आप देखें, एक एक लाइन के यूजुअली पूछे गए हैं। आप कहते हो तुम ये देखो ये 9 टॉपिक है तो 9 मिनट में उड़ा दो ना, 2 घंटे क्यों कर दो? क्योंकि मुझे बताना तो पड़ेगा ना वो 10 मिनट की वो ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ ब्राइट लोग होंगे वो 9 मिनट में ही समझ जाए, सब लोग फिर स्ट्रगल ना करें तो सुकून से पढ़ते हैं। पहले हम याद करें कि शेयर बाजार में टैक्स क्या लगता था और फिर उसको अवॉइड कैसे किया जाता है। मान लीजिए कंपनी ने आईपीओ निकाला तो प्राइमरी मार्केट में जाएगा, पिलर 1 से आप याद करें। मैंने 1000 रुपये में खरीदा, कुछ सालों बाद मैं उसे 3000 में किसी और को बेचता हूँ, सेकेंडरी मार्केट है। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 2000 रुपये, 1000 में लिया था, 3000 में बेचा। अब ये 2000 रुपये है मेरा शेयर मार्केट का प्रॉफिट, इस पे लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स, सीजीटी जी कर लाकर। हाँ, तो कितना लगा, कितना टका है? डिपेंड करता है। अगर मैंने मुकेश अंबानी से खरीदने के विदिन 12 मंथ्स में बेच दिया था तो उस पे 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा इस 2000 रुपये पे। और अगर मैं 1 साल बाद बेचता हूँ किसी को, तो फिर जो प्रॉफिट हुआ उस पे ये शॉर्ट टर्म वाला नहीं लगेगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, वो कम होता है 12.5, ताकि पब्लिक रोज उठ के शेयर नहीं बेचे, संभल के रहे, शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी रहे। ये एक बात है। अब स्वाभाविक है मुझे तो 12% भी नहीं भरना है टैक्स, तो मैं इसको अवॉइड कैसे करूँ? ये अपना क्वेश्चन है। एक ज़माने में मतलब जो भी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे भारत और मॉरिशस का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ। वो ऐसा कहता है कि अदानी मॉरिशस में धंधा करे और प्रॉफिट कमाए तो सिर्फ भारत सरकार टैक्स मांगेगी, मॉरिशस सरकार टैक्स नहीं मांगेगी। रिवर्स तो मैं टेबल बनाऊं, हु कैन डिमांड टैक्स? इंडियन बिजनेसमैन मेकिंग प्रॉफिट इन मॉरिशस, तो उस पे भारत सरकार टैक्स मांगेगी, मॉरिशस सरकार टैक्स नहीं मांगेगी। रिवर्स इज आल्सो ट्रू। मॉरिशस का बिजनेसमैन भारत में अगर कुछ बिजनेस करता प्रॉफिट कमाएगा तो भारत सरकार टैक्स नहीं मांगेगी, सिर्फ मॉरिशस सरकार टैक्स मांगेगी। यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, दोनों सरकारें एक साथ एक आदमी पर टैक्स नहीं मांगेगी, या तो वो मांगेंगे या तो हम मांगेंगे। आपके तो पर इसमें हमारे लिए क्या काम था? देखिए भारत में तो हमने देखा भी कि शेयर बाजार में आपको अप टू 20% कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है। मॉरिशस के अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स नाम की चीज ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। तो समझिए मॉरिशस का बिजनेसमैन अगर भारत में 2000 रुपये कमाता है भारत में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स नहीं मांगेगी, तो 20% टैक्स का तो सीन नहीं बनेगा, मॉरिशस सरकार टैक्स मांगेगी। और वो भी कैपिटल गेन्स टैक्स में आपको पता है वो कांसेप्ट नहीं है। बाकी भी जो छोटे मोटे टैक्स होते हैं, मान लो वो नॉर्मल बिजनेस कर रहा है, कोकोनट बेच रहा है, ब्रेड बिस्किट बटर कुछ बेच रहा है, वहां से इधर बेच किया कुछ, तो मे बी अराउंड 3% टैक्स लगेगा। जैसे अपने यहाँ कंपनियों पे लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स, वहां पर जो टैक्स लगता है वो बहुत कम होता है, 0 to 3% ओनली। अब आपको प्रश्न होगा जो मॉरिशस में 0 to 3% टैक्स क्यों है, भारत जैसा क्यों नहीं है कि देना लगा 5 to 30%? क्योंकि वो एक टैक्स हेवन है, कर स्वर्ग है। वो लोग क्या चाहते हैं कि हम इतना कम टैक्स लगे ताकि गूगल, अमेज़न सब कंपनी अपना हेडक्वार्टर मॉरिशस में एस्टैब्लिश करें, और फिर इन्होंने ये भारत जैसे देशों के साथ जो भी बिज़नेस करना है यहाँ से करें, ताकि उनका टैक्स बचे और इधर हमारे यहाँ बड़ी-बड़ी कंपनी के लोग आएँ, ताकि हमारे जो होटल हैं, हमारे टैक्सी वाले हैं, ये सबको पैसा मिलता रहे। तो ये इतू सा देश है तो इनका काम चल जाता है। आगे तो भारत में भी हम टैक्स कम कर देते हैं, ये सब मॉरिशस से अमेज़न, गूगल भारत में आ जाएगा। देखिए भारत बड़ा देश है, इतने सारे गरीब लोग हैं, इतने 80 करोड़ को तो 5-5 किलो फ्री में राशन बाँटना है, तो फिर हम तो ऐसा 0-0 टैक्स नहीं रख सकते, टैक्स तो लेना पड़ेगा। इसलिए वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो ऐसे जो टैक्स हेवन है, ये जो जानबूझ के वेरी लिटिल टैक्सेस दे डिमांड फ्रॉम फॉरेनर्स, और बहुत सारे लीगल लूपहोल भी अलाउ करते हैं, लिechtenstein, मॉरिशस, मार्शल आइलैंड, केमन आइलैंड, पनामा, ये सब। क्योंकि ये बहुत छोटे देश है, इनकी खुद की इकोनॉमी में कुछ दम है नहीं, तो ये बस चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर आके थोड़ा बहुत इधर काम करें और हम उसमें से थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, मॉरिशस पेपर, ये सब स्टिंग ऑपरेशन थे, जहां पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने पाया कि कैसे भारत के बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन, ये सब ऐसे सब देशों में अपनी फर्जी कंपनी बनाते हैं और फिर टैक्स को अवॉइड करते हैं। आपके अपन टैक्स अवॉइड कैसे करते हैं और वहां जाके कंपनी बनाते कैसे, समझते हैं। एक और कंसेप्ट हमें समझना है, हवाला। हवाला का मतलब कि एक देश से दूसरे देश पैसा भेजना है, पर आरबीआई बैंक ऐसे फॉर्मल नेटवर्क से नहीं भेजना है, वरना उस पर कुछ टैक्स चढ़ जाएगा, और ये टेररिज्म या क्राइम का पैसा है तो वैसे भी पुलिस या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पकड़ लेगा। तो हम क्या करें कि अमेरिका से आदमी को डॉलर भारत भेजने हैं, तो किसी माफिया को कहेगा, वो माफिया अपने भारत के माफिया डॉन को कॉल करेगा और आपको डॉलर का रुपया कन्वर्ट करके वो घर पे आके दे जाएंगे। ये लोग भी आपको कमीशन लेंगे, पर इनका कमीशन नॉर्मल बैंकों के मुकाबले कम होगा, और अगर ज्यादा भी कमीशन ले तो जिसको इलीगल पैसा भेजना है, टैक्स नहीं देना है, वो तो भेज देगा। तो हवाला क्या है, ये एक इलीगल मनी ट्रांसफर सिस्टम है। और ये इलीगल क्यों है? क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग यानी ब्लैक का पैसा वाइट करना, टेरर फाइनेंस, टैक्स इवेजन, ये सब 2 नंबर के काम हो सकते हैं। हालांकि भारत के भी कुछ वर्कर खासकर जो मिडिल ईस्ट में गए हैं, वो लोग हवाला से पैसा भेजते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे गाँव में मान लो उड़ीसा में वहाँ तक बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस नेटवर्क नहीं हो, और अगर वो भेजे तो भी वहाँ ज्यादा फीस लगती हो, तो फिर वो हवाला से भेज देगा। ये इलीगल चीज़ है। तो अब तक हमने क्या देखा, कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है, मॉरिशस के साथ एग्रीमेंट क्या है, टैक्स हेवन क्या होता है, मॉरिशस जैसे देश जो टैक्स बहुत कम मांगते हैं। अब हमें समझना है कि राउंड ट्रिपिंग क्या है। तो सबसे पहले भारत का कोई बिजनेसमैन, उसके पास 10 करोड़ है, वो हवाला के जरिए किसी माफिया डॉन को पैसा देगा और मॉरिशस भिजवा देगा। मॉरिशस में वो एक शेल कंपनी या पोस्ट बॉक्स कंपनी बनाएगा, मतलब एक उनका ही ऑफिस होगा, वहाँ कोई फैक्ट्री लगा के वो बिजनेस नहीं करेगा, बस पोस्टल एड्रेस वहाँ का दिखा देना कि ये तो मॉरिशस की कंपनी है। फिर वो मॉरिशस की कंपनी द्वारा भारत के शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करे और फिर उसको प्रॉफिट पे बेचे, तो प्रॉफिट पे क्या लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स। लेकिन अभी तो हमने देखा मॉरिशस का आदमी है, तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे ये करीब 20% टैक्स मांग नहीं सकता, ओनली मॉरिशस गवर्नमेंट कैन डिमांड टैक्स, और मॉरिशस की सरकार कितना टैक्स मांगती है? 0% ऑन कैपिटल गेन्स टैक्स।
तो इस प्रकार से समझो भारत का बिजनेसमैन अपना पैसा सीधा इधर इन्वेस्ट करता शेयर मार्केट में, एक साल के भीतर वो कुछ सेल करता, प्रॉफिट कमाता, 20% कैपिटल गेन्स टैक्स था, इसलिए वो इनडायरेक्टली आ रहा है। इसलिए आप क्या करिए, क्या सर्कल ऐसा घूम के वापस आया, राउंड ट्रिपिंग हो रहा है। तो मुद्दा एक लाइन का ये, लेकिन मुझे 10 मिनट बताना तो पड़ेगा राउंड ट्रिपिंग होता क्या है। अब यहाँ पर आप समझिए टैक्स इवेजन क्या होता है, कि आप ट्रांजेक्शन छुपाते हैं और टैक्स नहीं भरते। ये जो मॉरिशस से हुआ वो टैक्स अवॉइडेंस है, क्योंकि उसने ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज तो किया कि भाई मैं मॉरिशस की कंपनी हूं, मैंने इतना टैक्स इसमें मैंने ये ट्रांजेक्शन किया, ये मेरा अकाउंट नंबर है, लेकिन फिर भी वो टैक्स नहीं भर रहा क्योंकि लीगल लूपहोल है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। इसलिए ये थोड़ी अलग चीज है, ये टैक्स इवेजन नहीं है, ये टैक्स अवॉइडेंस है। लीगल लूपहोल यूज करके वो सब कुछ दिखाते हैं लेकिन फिर भी टैक्स नहीं भरते। तो अब बहुत सालों तक तो सरकार ने टॉलरेट किया, लेकिन फिर वी हैड इनफ, तो अभी सरकार ने टाइट कर दिया कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एक नया क्लॉज ऐड किया गया, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट पीपीटी। वहां पर भारत सरकार ऐसे सभी मॉरिशस की कंपनियां जो भारत में बिजनेस करती हैं उनको पूछेंगी कि तुम ये जो भी पैसा ला रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर कोई जेन्युइन बिजनेस डील है कि चलो मॉरिशस से वो कोकोनट या पाइनएप्पल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम उसको वेरीफाई कर पा रहे हैं, या उसका जो बिजनेस यहाँ पर आया वो कुछ पार्टनरशिप से यहाँ पर कोई पाइनएप्पल रियल फ्रूट जूस की कंपनी को लिए फूड प्रोसेसिंग में आया है, तो फिर इसको ये सारे टैक्स की माफी मिलेगी कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांगेगी, सिर्फ मॉरिशस सरकार मांगेगी। लेकिन हमें अगर लगा कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है वो जेन्युइन बिजनेस डील नहीं, तुम टैक्स इवेजन या अवॉइडेंस के लिए इधर आए हो, तो फिर तुम्हें ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लाभ नहीं मिलेंगे। हम तुम पर जो भी टैक्स लगेगा अलग अलग जाके इंडिया के कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह, दे विल अप्लाई। अब जैसे ही सरकार ने 2024 में ऐसा बोला कि हम ये डीटीडब्ल्यूए में एक नया प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट डालेंगे, तो मार्केट फॉल्स, मतलब बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना $1 बिलियन भारत के शेयर बाजार से निकाल के भाग गए। मेरा सिंपल सवाल है सबको कि तुम सब अगर दूध के दूल्हे हो तो तुम क्यों भागे। इसका मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, कि वो सब 2 नंबर का पैसा था जो राउंड ट्रिपिंग का होगा, इसलिए तो तुम क्या, नहीं तो कायदे से इज्जत से रहो, तुम अगर इज्जत से धंधा करने आए हो तो इमेजिन, मतलब भारत का दुश्मन कौन है। आपके दुश्मन तो कोई नहीं इंटरनेशनल, वो स्ट्रेटेजिक राइवलरी पाकिस्तान से, वो भारत की खुद की मालदार पब्लिक सब भारत के दुश्मन है। कमी से टैक्स भरने की जगह ऐसी सब चोचलेबाजी करते रहते हैं। ये बिलियन तो ऐसे दिखा, इसके अलावा कितना सोचो। ये सब ग्राफिक्स के जरिए आपके हैंडआउट में दिया है, एक दो लाइन में जितना समझ आएगा इनफ। ऑफ कोर्स मुझे 1-2 लाइन समझाने के लिए 10 मिनट करनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट में आप पढ़ेंगे या पढ़ने वाले होंगे, टोटो प्रोटोकॉल है, उसमें सब ये है कि प्रदूषण कम करना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है। तो इंडिया ने ये साइन किया होगा मान लीजिए 97 में, क्योटो समिट जापान में हुई होगी। तो क्या उसके डे वन से इंडिया के कोई बिजनेस जो पॉल्यूशन करे उसको जेल में फिट कर देगा? जवाब है नहीं, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ना, उसको साइन करने मात्र से भारत में किसी को जेल में फिट नहीं किया जा सकता। उसके बाद उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंडिया में लागू करने के लिए आपको पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ेगा, वो पास होगा तो एक्ट बनेगा। तो इंडिया एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, उसमें सब लिखा होगा ये काम करना है, जो नहीं करेगा उसको जेल या पेनल्टी हो सकती है। यानी कि हमारे देश में इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करने से सीधा वो लागू नहीं होता। सेकंड स्टेप इज प्रेजेंट, कि जहां पर हमें नेशनल पार्लियामेंट में उसकी इंप्लीमेंटेशन करानी होती है। यानी कि भारत में क्या है, नेशनल लॉ इज सुपीरियर, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट सुपीरियर। पहली वरीयता, फर्स्ट प्रेफरेंस भारत के कानून को आता है, बाद में इंटरनेशनल चीज आती है। यानी कि हमारा सिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं, ड्युअलिज्म, दो अलग चीजें। अब मान लीजिए पाकिस्तान में ऐसा हो कि अगर हमने कोई इंटरनेशनल कानून या ट्रीटी मान ली तो डे वन से वो लागू हो जाएगी, भले हमारे कोई नेशनल पार्लियामेंट में कानून बने नहीं बने। अगर ऐसी सिस्टम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोइज्म। मोनोइज्म जो इंटरनेशनल बोला वो सीधा डे वन से लागू है, वी विल नॉट हैव टू पास एनी लॉज इन अवर पाकिस्तानी पार्लियामेंट। ऐसा जरूरी नहीं पाकिस्तान में ऐसा ही, तो एग्जांपल देने के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि वहां ऐसा होगा तो हम ऐसा बोलेंगे। तो अभी आप समझिए ये ग्लोबल एग्रीमेंट क्या हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम में मॉरिशस के साथ हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया, तो इसके डे वन से कोई टैक्स माफ नहीं हो गए। उसके बाद हम घर वापस आए होंगे, मतलब इंदिरा जी घर वापस आएंगे और फिर भारत की पार्लियामेंट में इंडियन इनकम टैक्स में चेंजेस करवाए होंगे, उसके बाद ये सारे टैक्स के लाभ मिलते होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या है, ड्युअलिज्म चलता है। आते सब काम का है, काम का बस एक लाइन में याद रखना। असल में हुआ ये कि स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, फ्रांस, इनकी कुछ कंपनियों ने कंप्लेन की कि मॉरिशस वालों को तुम ऐसा फायदा देते हो और हमारे देश के साथ भी हमारा ऐसा एग्रीमेंट है, तो हमको क्यों फायदा नहीं देते। तब ये टर्म्स चर्चा में आए थे कि वो ड्युअलिज्म सिस्टम है, ये मोनोइज्म सिस्टम है, इसमें ये होता है वो होता है। तो एक लाइन में पढ़ लिया, एक्जेक्टली इनकी क्या तकलीफ थी वो पूरी कोर्ट की कमेंट्री हम समझने नहीं बैठेंगे, आगे बढ़ो। तो वी आर डन विद टैक्स हेवन, वी आर डन विद राउंड ट्रिपिंग, ये एक लाइन। अब तीसरी लाइन आती है नॉन रेसिडेंट्स। मान लीजिए आलिया भट्ट भारत में कोई मूवी करे, देखिए पहले तो एक तो वो भारत की सिटीजन नहीं है, वो ब्रिटिश सिटीजन है। तो भारत में रहती है तो हम क्या कहेंगे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सिटीजन नहीं है, मतलब वो अपने इलेक्शन में वोट नहीं दे सकती, वो ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए का इलेक्शन खुद नहीं लड़ सकती वगैरह वगैरह। तो वो भारत में रहती है। तो भारत में अगर वो मूवी करे, पैसा कमाए, भारत सरकार टैक्स मांगेगी, जवाब मांगेगी, करेक्ट। वो फिर दुबई जाके अगर स्टेज शो करे तो क्या भारत सरकार टैक्स मांगेगी, जवाब मांगेगी कि तुम रहती इधर हो, इसका मतलब तुम मुंबई की ये जो सड़कें हैं, पुलिस है, ये सब तुम यूज, उसका तुम्हें लाभ मिला है, तो यू हैव टू पे टैक्स। इंडिया की इनकम पे भी और दुबई स्टेज शो किया उसकी इनकम पे भी, एक बात हुई। अब मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट है, जैसे किम कार्दाशियन या कोई जो अनंत अंबानी की वेडिंग में परफॉर्म करने आई हो, तो भारत में आके पैसा उसने कमाया, तो उसकी इंडिया इनकम पे हम मांगेंगे टैक्स, यस। पर वही किम कार्दाशियन मान लीजिए दुबई जाके स्टेज शो करे, तो क्या भारत सरकार टैक्स मांग सकते नहीं, वो सिटीजन है अमेरिका की, स्टेज शो करे दुबई में, तो भारत सरकार का जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र आता ही नहीं है। ये तो लॉजिकल बात है। तो समझिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसको इंडिया की भी और इंटरनेशनल इनकम दोनों पर इनकम टैक्स भारत में बना होगा। जो नॉन रेसिडेंट है, मान लो टॉम क्रूज, तो इंडिया की इनकम पे टैक्स भरेगा, इंटरनेशनल इनकम पे वो भारत में टैक्स नहीं भरेगा। ताकि वो 30 सेकंड सिंपल सी बात है, दिमाग में उतारो। अब आप कहेंगे तो फिर रेसिडेंट कौन और नॉन रेसिडेंट कौन, कट ऑफ डेट तो होना चाहिए ना। तो कट ऑफ डेट पहले ऐसी थी कि नॉन रेसिडेंट का मतलब ये था कि जो भारत के बाहर 182 डेज या उससे ज्यादा रहता हो तो वो नॉन रेसिडेंट है। तो फॉर एग्जांपल टॉम क्रूज, किम कार्दाशियन, ये सब नॉन रेसिडेंट हो जाए, स्वाभाविक है वो भारत के बाहर ही रहते हैं 182 डेज या ज्यादा तक। तो फिर उनको क्या मजा है, मजा उनको ये है कि वो दुबई में स्टे शो करेंगे तो भारत सरकार टैक्स मांग नहीं सकती, सिर्फ भारत की इनकम पे टैक्स मांग सकती है, बिकॉज दे आर नॉन रेसिडेंट्स। अब ये जो कट ऑफ डेट को मिसयूज किया जा रहा था कि कोई फिल्म स्टार है, वो ये करे कि भारत के बाहर घूमता रहे 183 डेज के लिए, तो फिर उसे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा दुबई के स्टे शो का, और फिर वापस भारत आ जाए और मूवी करे। तो सरकार को क्या करना चाहिए, इसे बढ़ाना चाहिए, नंबर याद नहीं रखना, नंबर का लोड मत लेना। तो सरकार ने चेंजेस कर दिया कि 246 डेज, तुम अगर 246 डेज या उससे ज्यादा भारत के बाहर रहोगे तभी
तुम एक नॉन रेसिडेंट हो, तभी तुम्हारी ये दुबई की स्टेज पर हम टैक्स नहीं मांगेंगे। अब सब फिल्म स्टार को मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप समझो भारत के बाहर किसी फिल्म स्टार को कितने दिन रहना है, तो आपको ऐसा लगता है, वरना ब्रिटेन में, दुबई में हर चीज़ इतनी महंगी होती है, आपको नौकर चाकर नहीं रख सकते जितना भारत में रखते हैं। हर काम फिर खुद करना पड़ेगा, गाड़ी खुद ड्राइव करो वगैरह। जो छोटा वाला स्टार है, बड़े वाले उनके पास तो पैसे होंगे, तो फिर क्या होगा, वो लाइन पे आ जाएंगे कि नहीं ठीक है, हमको ये सब चोचलेबाजी नहीं करनी, भारत में रहेंगे और टैक्स भरेंगे। और दूसरा, इतने दिन वो फिल्म स्टार भारत से बाहर रहेगा, तो बॉलीवुड की यहाँ जो मुंबई में या कहीं पार्टी हो, उसमें उसका नेटवर्क नहीं बन पाएगा, तो फिर उसको एंट्री नहीं मिलेगी नई नई फिल्मों में और प्रोजेक्ट्स में। तो इसमें ये भी नंबर याद नहीं रखना, ये भी नंबर याद नहीं रखना, चैट जीपीटी को पूछने भी नहीं जाना, वो तीसरा नंबर बोले तो। सिंपल जो समझना था कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की जो कट ऑफ डेट होती है, उसके चलते कुछ लोग मिसयूज करते हैं, वो विवाद का विषय खत्म। उसके बियॉन्ड कोई आपको जनरल नॉलेज पूछ नहीं रहा, एक लाइन के मुद्दे, एक लाइन में याद रखें। तो टैक्स हेवन, राउंड ट्रिपिंग, नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मान लीजिए वॉलमार्ट भारत के अंदर कुछ बिजनेस करे, वॉलमार्ट जो अमेरिका की कंपनी है, तो उसमें प्रॉफिट कमाए, तो भारत सरकार टैक्स मांगे, कॉर्पोरेशन टैक्स निगम कर, पहले करीब 40%, आई थिंक अभी 35 किया, पर टैक्स तो मांगेगी। यस, क्योंकि वो भारत में बिजनेस कर रहा है। अब यही वॉलमार्ट ब्राजील में अपना मॉल खोल के पैसा कमाए, तो क्या उस पर भारत सरकार टैक्स मांग सकती है? जब नहीं, लॉजिकल बात है, वो तो अमेरिकन कंपनी ब्राजील में, तो भारत सरकार तो कहाँ से टैक्स मांग सकती है? क्योंकि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया नहीं है। जस्ट लाइक जो भारत का रेसिडेंट नहीं है, जो रहता नहीं, उस पर क्या टैक्स मांगेगी? उसी तरह जो भारत की कंपनी भारत में नहीं है, वो तो विदेश की कंपनी विदेश में काम कर रही है, तो उस पर हम टैक्स नहीं मांग सकते। ऑन द अदर हैंड, इन्फोसिस, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में, मान लो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर हो, तो भारत में बिजनेस करेगा, उसका पैसा कमाएगा, करेक्ट। ब्राजील में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसका जो स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है, उसका सॉफ्टवेयर इन्फोसिस ने बनाया, तो उधर से फीफा वालों में पैसे भेजोगे, इंडिया में आए तो भारत सरकार टैक्स मांगेगी, जब यहाँ तो इनकम टैक्स की कंपनी तो कॉर्पोरेशन टैक्स मांगेगी। क्यों? क्योंकि इन्फोसिस भारत में तुम रहते हो, और इन्फोसिस जैसी कंपनियों को तो शायद वहाँ पर सीआईएसएफ के कमांडो का कुछ सिक्योरिटी वगैरह भी दिया हो, मे बी जैसे मुकेश अंबानी को सब मिला है, इसको सब नारायण मोदी को भी कुछ जेट सिक्योरिटी या कुछ प्रोटेक्शन मिला हो, तो तुम भारत की फैसिलिटी यूज कर रहे हो, तो तुम इंटरनेशनल भी पैसा कमाओ, तो हम तो टैक्स मांगेंगे, करेक्ट। तो ये तो लॉजिकल बात है। अब मिसयूज कैसे होगा कि मान लीजिए कोई इंडिया का बिजनेसमैन है, जो इंडिया से ही कुछ काम कर रहा है, मान लो मूवी बना रहा है, फिर वो ये करेगा कि यहाँ पर केमन आइलैंड, मॉरिशस वगैरह में अपनी एक शेल कंपनी बनाएगा, और फिर अपनी जो मूवी जो उसने 100 करोड़ में बनाई होगी, उसके सारे राइट्स 10 रुपये में मान लो केमन आइलैंड की कंपनी को बेच दे। फिर वो ये कहे कि देखो, ये जो केमन आइलैंड की कंपनी है या कैरेबियन जो भी कंपनी है, उसकी मदद से मैं कनाडा में, यूएसए में, मिडिल ईस्ट में ये मूवी रिलीज कर रहा हूँ, और स्वाभाविक है वहाँ से बना रिपब्लिक जो है और प्रॉफिट कमाएगा, मान लो 10 करोड़ प्रॉफिट, तो क्या भारत सरकार टैक्स मांग सकती है? लॉजिकली, लीगली तो मांग नहीं सकती, क्योंकि ये कहेगा देखो, कंपनी है केमन आइलैंड या मॉरिशस या कहीं की, धंधा वो कर रहे हैं अमेरिका, कनाडा, मिडिल ईस्ट में, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया तो है नहीं, तो आप मुझसे टैक्स नहीं मांग सकते। और वहाँ सब हमने देखा 0 से 3 टैक्स होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, वगैरह वगैरह। तो क्या किया जाए? सिंपल, जो हमने देखा डीटीडब्ल्यूए में जो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट था, इधर वैसा ही करेंगे कि अगर हमको लगा कि तुम्हारी कंपनी भले मॉरिशस में, लेकिन तुम भारत में बैठे बैठे कॉल करते हो, ईमेल भेजते हो और उस कंपनी को चलाते हो, यानी कि तुम्हारा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में, तुमने बस कागज पे ऑन पेपर ओनली यू आर शोइंग इट इन सम अदर कंट्री, तो तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुम पे जो भी मैक्सिमम टैक्स चलेगा, वो टैक्स के रेट याद नहीं रखने, कंपनी जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो हम मैक्सिमम आप पे लगाएंगे। तो बस ये भी एक लाइन का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इंटरनेशनल कंपनियों के इंटरनेशनल बिजनेस में हम टैक्स नहीं मांगते, भारत की कोई कंपनी वो फर्जी शेल कंपनी विदेश में बना के वहां से खेल करती हो भारत में बैठे बैठे, तो उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, इन दैट केस विल डिमांड कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट। नेक्स्ट इज बेस, ये भी एक लाइन में याद रखना है, और इसमें जाना नहीं कि असल में क्या है। मान लीजिए मैकडॉनल्ड, उसने एक बर्गर बनाया, 100 रुपये का प्रॉफिट लगा, और वो यूएसए भेज रहा है, तो इस पे पहले कितना 40% टैक्स लगता है, अभी 35, तो क्या इतना उसका लोड नहीं लेना, 35-40 कुछ टैक्स लगता है। अभी टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट का मतलब क्या? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो मैकडॉनल्ड क्या करेगा, क्योंकि देखो मैंने 150 का बर्गर तो बेचा, लेकिन मैंने ऑलरेडी लोन लेके रखा है मॉरिशस की कंपनी से, मैं केमन आइलैंड से रॉ मटेरियल मंगाता हूँ वगैरह वगैरह, और वो असल में उसी की सारी शेल कंपनियां, तो क्या मेरे तो 150 रुपये खर्च हो गए, तो मेरा प्रॉफिट है 0। अब ये 0 पे आप कोई भी टैक्स लगाओ, 40%, 50%, तो 0 ही आना है। तो फर्जी कंपनी बनाकर, खर्चे दिखाकर, मुनाफे को शून्य करना, ताकि टैक्स नहीं बनना पड़े। और ये असल में समझो 150 उसने कमाए, अब कर क्या रहा है, वो 150 उसने ट्रांसफर कर दिए। ये तो मॉरिशस की कंपनी ने मुझे लोन दिया था, तो वो शिफ्ट कर रहा है अपना प्रॉफिट। ये तो केमन आइलैंड की कंपनी से मैंने बर्गर और सब्जी मंगाया था, और इसके चलते हुआ बेस इरोजन। आप समझिए परसेंटेज में क्या होता है कि किसी आधार पे आप बोल रहे हैं ना कि 100 रुपए के ऊपर 40 टके, तो इसने कहा मेरा प्रॉफिट 0 है, तो उसका 40% भी 0 होगा, तो बेस तो इरोड हो गया, मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन था, क्योंकि इसने प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया इंडिया से कहीं और। पैसा जो फर्जी वाला कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बीईपीएच। तो इसके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। एक संस्था ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर पेरिस में, तीसरे पिलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, अभी हम लोग सेकंड पिलर में। भारत अभी इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत ने इसकी सब ट्रीटी एग्रीमेंट साइन करके कोऑपरेट करता है कि हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, ऐसे जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो इन्होंने ऐसा एक एग्रीमेंट बना बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, उससे लड़ने के लिए, तो भारत भी उसको ज्वाइन करके सब इंप्लीमेंट करना चाहता है, ताकि मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियां उनको रोका जा सके। एक G7 ग्रुप है, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान। पहले ये G8 था, इसमें रशिया भी था, लेकिन रशिया ने यूक्रेन का वो क्रीमिया एरिया हड़प कर लिया, उसके बाद उसको मेंबरशिप से निकाल दिया था। कहते हैं G7 समिट में एक बार बात ऐसी हुई कि ये जो सब बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग और जो भी राउंड ट्रिपिंग वगैरह काम हो रहे हैं, वी हैव टू फाइट दिस। और ऐसी जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उन पर मिनिमम 15% टैक्स लगना चाहिए। ये सब जो ये फर्जी वाला करके मॉरिशस में टैक्स नहीं है वगैरह, नहीं, वी विल डू समथिंग अबाउट दिस। उसे हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम टैक्स फ्रेमवर्क। अभी जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स फ्रेमवर्क है, वो असल में अमल नहीं होगा, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट था बिडेन, उसने कहा करेंगे, फिर ये डोनाल्ड ट्रम्प आ गए, उसने मैं साइन नहीं करूंगा, तो होना तो कुछ है नहीं अब। लेकिन इसका आइडिया क्या था? इसमें 2 पिलर्स थे। पहला कि जो टॉप 100 कंपनियां, ये टेस्ला, एप्पल वगैरह, उस पे ज्यादा स्ट्रिक्ट। दूसरा ऐसा कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां जो 750 मिलियन यूरो कमा रही है, ये नंबर अब याद नहीं रखने, उन सब पे कुल मिलाकर 15% उनके मिनिमम टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट। और ये टेक्निकली इसको बोला गया क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्सेस। तो बेसिकली 15% टैक्स भरना होगा। अब क्या किसको भरना होगा, क्या ये तुम बोलना क्या चाहते हो? देखिए अभी तक क्या चल रहा है कि इफ देयर इज अ पब्लिक टॉयलेट, तो हर एक की जिम्मेदारी है कि उसमें आप यूज करने के बाद पानी से उसको डाल के आओ, फ्लश करके आओ। अब 2-4 लोग जो गंदा करके जाएंगे, तो सबके लिए गंदा होता है। तो ये जो पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमी और इंटरनेशनल टैक्सेशन है, उसमें ये अनफ्लश टॉयलेट कौन बना रहा है? ये सब टैक्स हेवन वाले, तो इनको टाइट करना है। तो बात ऐसी है कि अमेरिकन सरकार, मतलब बिडेन के जमाने में, उन्होंने कहा कि G7 ग्रुप की मदद से हम साइन करेंगे, और अब से ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15%।
अब हमने देखा मॉरिशस वाला तो 0 से 3% लगाता है, तो गूगल और अमेज़न ये सब लोग यहाँ पर हेडक्वार्टर बना देंगे। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ये एग्रीमेंट साइन करवाने के बाद, जिसमें अभी तो 7 ही देश है लेकिन वो थोपेगा सब पे, कि मॉरिशस तुम भी अपना 15% टैक्स करो, कि तुम्हारे देश में भी जो कंपनी है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, मिनिमम 15% टैक्स ऑन प्रॉफिट, डजंट मैटर कहाँ कौन से एग्रीमेंट तुमने पहले किए थे पुराने ज़माने में। और तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो टाइट कर देंगे। टाइट कैसे करेंगे? आप समझो G7 इतने बड़े देश आ गए, अगर वो बोल दे कि तुम्हारा सब एफडीआई बंद, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद, जैसा ये ईरान और नॉर्थ कोरिया को कैसा उन्होंने पूरा बॉयकॉट कर दिया है। अब याद करें एफएटीएफ, ब्लैक लिस्ट कल देखा था हमने। तो सेम स्ट्रेटजी विल अडॉप्ट थ्रू G7 कि उसकी मदद से ऐसे सैंक्शन, प्रतिबंध, इंटरनेशनल लॉ सूट, आर्म ट्विस्टिंग ये सब करके खत्म करा देंगे। एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, मॉरिशस के यहाँ मालिक हम भी 15% टैक्स लेंगे। तो अपने आप गूगल क्या बोलेगा, अब तो भाई मैं अमेरिका हेडक्वार्टर करूँ या मॉरिशस में टैक्स तो उतना ही भरना है, तो अमेरिका ही हम लोग ठीक है। तो लाइक दैट दे वांट टू फाइट दिस बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, डबल टैक्सेशन ऑर्डर्स एग्रीमेंट वगैरह। आपके तो सब लॉजिकल बात है, अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया, उसने कहा मेरे को मंजूर नहीं है। शायद उसी के जीजा साला जमाई की भी ऐसी कंपनियां होगी, उनको फायदा होता है तो क्यों मंजूर करे। इट इज लाइक बिल्ली अपने गले में घंटी लगा दे ताकि चूहों को पता चल जाए कि वो आ रही है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ये भी एक लाइन में याद रखना है असल में। और आपको स्पेलिंग में भी पूछा ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में, मतलब सीरियस में, पर वहां पर भी समझो एक लाइन का पूछा उन्होंने। एक लाइन में उन्होंने क्या पूछा कि भाई ये जो क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स क्या है या कितना परसेंटेज है। सो इट इज डन। अभी 2-3 चीजें पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद एक लंबा टॉपिक पढ़ना है। तो वी आर डन विद टैक्स 7, राउंड ट्रिपिंग, नॉन रेजिडेंट, ओएम, बीपीएस, ट्रांसफर प्राइसिंग समझते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा है, देखो अमेरिका की कंपनी कोका कोला, अब भारत में वो अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी बना दे, केमन आइलैंड में अपनी सब्सिडियरी कंपनी दी, क्या डॉटर कंपनी है सब्सिडियरी कंपनी। फिर ये कोका कोला इंडिया एक दूसरी ब्रांड खरीद ले, सोशो। सोशो जो भारत का ऐसा कोला जैसा सॉफ्ट ड्रिंक था, तो उसका जो भी डिजाइन था, उसका जो भी उसका मसाला था, फ्लेवर वगैरह, वो सब उसका हो गया कोका कोला का। अब कोका कोला इंडिया जिसने मान लीजिए 100 करोड़ में तब कंपनी खरीदी है सोशो, उसकी जो भी फॉर्मूला है, शेयर्स हैं, वो सब कुछ कोका कोला इंडिया अपनी सिस्टर कंपनी जो केमन आइलैंड में है उसको बेच दे 10 रुपये में, और फिर वो भाई मेरा तो लॉस हो गया, मैं तो टैक्स नहीं भरूंगा। ये बात हुई। सेकंड, उसके बाद केमन आइलैंड की वो कंपनी जो भी सोशो ड्रिंक मैन्युफैक्चर करके, केमन आइलैंड कैरिबियन वगैरह की नक्शे देख लेना जहाँ पर भी समझो, उधर से आप बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक बनाओ और फिर उसे जहाज में भर के ब्राजील तक भेजो, तो कैरिबियन तो शिपिंग का इतना खर्चा होगा नहीं, तो दे देना, वो तो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बना लेगा। आपके तो भारत सरकार टैक्स मांग सकती है नहीं, क्योंकि उन्होंने गेम कैसा कर दिया, भारत की कंपनी रही नहीं, कोका कोला इंडिया की, वो कहे मेरी भी कंपनी ने, मैं तो भेज दिया उसको, और वो कहे मैं तो ब्राजील से कमा रहा हूं, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, तो हम क्यों देंगे आपको पैसे। तो यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर किस चीज का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, ये जो भी इसकी सीक्रेट फॉर्मूला, ट्रेडमार्क और अंदर जो रेसिपी है सोशो सोडा की। तो ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब क्या, 100 करोड़ की चीज है तो 100 करोड़ में इसको देते ना, इन्होंने सिर्फ 10 रुपये में दे दिया ताकि कोई टैक्स यहाँ पर अवॉइड कर, वहां पर भी सब खेल दिखाए। तो व्हेनेवर टू सब्सिडियरी कंपनीज दैट आर पार्ट ऑफ द सेम मल्टीनेशनल ग्रुप, कौन सा कोका कोला यूएसए, उसकी दो डॉटर कंपनियां थी, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, लेकिन वहां पर जो भी चीज वो ट्रांसफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका प्राइस एकदम लो रखे ताकि सारे टैक्स अवॉइड हो जाए। तो ट्रांसफर प्राइसिंग एक इशू है। अब याद करें जीएसटी लेक्चर में हमने देखा था कि मान लीजिए अमूल एक नया कैमल मिल्क निकाले, तो अगर पास्चुराइज्ड मिल्क है तो 0% जीएसटी, अब डायबिटिक फूड है मान लो उस पे 5%, तो कैमल मिल्क लोग बोलते हैं डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, तो जो भी 0 होना चाहिए कि 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसके लिए अलग कोर्ट बनाई गई है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ताकि अमूल वहां से क्लैरिटी ले ले, ताकि बाद में ये टैक्स ऑफिशियल्स उसको परेशान नहीं करे। सिमिलरली यहाँ कोका कोला इंडिया जब अपनी केमन आइलैंड की सिस्टर कंपनी को शेयर है, कॉपीराइट है, कोई चीज ट्रांसफर कर रही है, वो अपने हिसाब से पावर 10 रुपये 20 रुपये, मान लो इज्जत से 100 करोड़ भी लगा दे, तो भी इधर के इनकम टैक्स ऑफिसर ब्राइब लेने के चक्कर में चले जाएंगे नोटिस और रेड करने के लिए। तो पहले से क्लैरिटी मिल जानी चाहिए, तो एडवांस अथॉरिटी होनी चाहिए। तो एडवांस ट्रांसफर प्राइसिंग एग्रीमेंट की एक अथॉरिटी बनाई गई है किसमें, इनकम टैक्स के अंदर। तो वो क्या करेगी, ऐसी जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, कोका कोला पहले उसको दिखाएगा हमारा डील पेपर है, इतना भाव रखा है बताइए। अब या तो यस बोल दिया तो ठीक है, नो बोल दिया तो कोर्ट जो भी बोलेगी तुम ये 90 करोड़ में उसको ट्रांसफर करो, तो उस भाव में ट्रांसफर करेंगे, तो फिर इनकम टैक्स वाले रेड और नोटिस से परेशान नहीं करेंगे। इसी तरह कुछ बार सब्सिडियरी कंपनी, डॉटर कंपनी एक दूसरे को गुड सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, उसमें भी ऐसे जो अपन करते थे, तो कस्टम्स एक्ट के अंदर भी ऐसी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है, मतलब बेसिकली एक स्पेशल जात का कोर्ट या ऑफिसर होता है। एक लाइन याद रखना है। सेफ हार्बर क्या होता है कि वहां पर आपने अपना जहाज पार्क किया है तो डूबने का कोई डर नहीं है, मझधार में फंस जाए तभी डूबने का डर होता है, व्हेन यू आर इन अ कॉट इन अ स्टॉर्म। अब मान लीजिए कोई यूजर पायरेटेड वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर देता है, तो क्या डे 1 से पुलिस वाले मार्क को जेल में फिट करेंगे? नहीं, उसको बोला देखो तुम्हें जैसी कंप्लेन मिले तुम उसको रिमूव कर दो, और तुम प्रोएक्टिवली अपना स्टाफ लगाओ जो मॉनिटर करके रिमूव करता है, भले कंप्लेन नहीं आए तो हमें देन वी विल नॉट अरेस्ट यू, तुम्हें फुल सेफ हार्बर है, मतलब हम तुम्हें कुछ जेल या सजा नहीं करेंगे। अब तो एक जात का जेम्स बॉन्ड को जो 007 को लाइसेंस टू किल मिला है उसको जेल नहीं हो सकती, उसी तरह मार्क जकरबर्ग को जेल नहीं हो सकती। इसको हम कहते हैं सेफ हार्बर रूल्स ऑन सोशल मीडिया कंपनीज। अब नॉर्मली आप टैक्स नहीं भरेंगे, ये जो टैक्स अवॉइडेंस करेंगे, कुछ 2 नंबर के काम करते तो रेड हो जाएगी, नोटिस आ जाएगी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे डील्स या टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं कि वहाँ सरकार ने खुद से इनको सेफ हार्बर दे के रखा है, तुम चिंता मत करो, पुल है, तुम्हारे पे कोई नोटिस कोई रेड नहीं होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेफ हार्बर रूल्स। तो सिलेक्टेड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, सिलेक्टेड टाइप ऑफ कंपनीज, सिलेक्टेड टाइप ऑफ नेशंस, उनके साथ हमने कुछ एग्रीमेंट किए हो, तो उसमें सब लिखा रहता है कि ये चीज अगर हो रही है तो आपको सेफ हार्बर है, कोई फालतू की नोटिस और रेड नहीं होगी। तो इंडस्ट्री 6 सेफ हार्बर रूल्स, सिंपलर सेफ हार्बर रूल्स इन बजट। तो क्या बोलना चाहते हैं हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, एक लाइन में मैंने आपको बताया उतना काफी है कि कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन में आप पहले से हमको जेम्स बॉन्ड जैसा दे दो सब कि कोई हमारे पे एक्शन नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे सेफ हार्बर रूल्स। असल रूल क्या, वो सब टेक्निकल है, उसको पढ़ाने से कोई एमसीक्यू ना तो पूछा जाने वाला है ना टिक होने वाला है। आगे बढ़ो। तो कल हमने देखा था टैक्स इवेजन, ये कोचिंग वाले होटल वाले करते हैं, वो क्या करते हैं, छिपाते हैं, दे हाइड द टैक्सेबल ट्रांजैक्शन एंड दे डू नॉट पे द टैक्सेस। आज हम देख रहे हैं वो सब क्या टैक्स अवॉइडेंस है, कि ऐसी कंपनियां कि वो अपना कॉलर खड़ा करके सब काम करती है और तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते क्योंकि कानून में इतने सारे लूपहोल है। तो इसे हम इवेजन नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहते हैं, अवॉइडेंस। ये जितना वो ये सब अवॉइडेंस है, इसमें मतलब कुछ भी निकाल के उसको सजा करना बहुत मुश्किल है, तो हमें अपने कानून चेंज करने होंगे, वी हैव टू अपडेट अवर लॉज। तो ये जो अवॉइडेंस हो रहा है, टैक्स अवॉइडेंस, उससे लड़ना है, मतलब एंटी टैक्स अवॉइडेंस, उसके नए नियम बने चाहिए, रूल्स, और ऐसे जनरल रूल्स बने चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जीडब्ल्यूआर, फुल फॉर्म याद रखना है। ये जो जीडब्ल्यूआर है वो क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि जो कंपनियां ये सब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ये वो करके सब अवॉइड कर रही है टैक्स, अब हम इनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सबसे सजा कर नहीं सकते क्योंकि उस डेफिनेशन में वो आएगा नहीं। इसलिए जो पहले कांग्रेस सरकार थी उन्होंने कमेटी बनाई, पार्थ सारथी शोम, हालांकि उसका नाम याद नहीं रखना, ये शोम कमेटी ने सजेस्ट किया कि अपना जो इनकम टैक्स एक्ट है
ये अभी वीक है, इसमें ये लूपहोल है, इसलिए ये पब्लिक मर्ज कर रही है, तो हमें टाइट करना है। तो ये 4-5 नए उसमें हम पॉइंट्स डालते हैं। वो जो नए पॉइंट्स डाल गए उसको क्या कहेंगे, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जीडब्ल्यूआर। आप समझ गए? टैक्स इवेजन और कर चोरी कोचिंग वाले होटल वाले, तो उसके लिए तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन में आपका है तो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एसेट एक्ट, बिना में आपने अपने जीजा साला जमाई के नाम पे प्रॉपर्टी रखी है, ड्राइवर मालिक के नाम पे तो बिना में ट्रांजैक्शन वाला कानून है, वो सब है। लेकिन एंटी अवॉइडेंस के लिए हमें अलग रूल्स बनाने पड़े। वो ऐसा था कि उसमें सब ये जो आईआरएस ऑफिसर होते हैं, इनकम टैक्स विभाग के, उनको बहुत पावर मिल गया कि भारत का सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, भारत में रहता है, बाहर रहता है, किसी को भी वो नोटिस भेज सकते हैं। तो स्वाभाविक है सब टीटी से बोलने लगे भाई इससे टैक्स टेररिज्म होगा कि फालतू में ये लोग नोटिस भेज के लोगों को परेशान करेंगे, इसलिए सरकार पे प्रेशर बनता रहता था। तो काफी टाइम तक इसको डिले किया, फिर अल्टीमेटली 2017 में अमल किया। तो बेसिकली इससे होता क्या है, आईआरएस ऑफिसर का पावर बढ़ता है, भारत में जो रहता है, भारत बाहर रहता है, सबको नोटिस भेज सकते हैं अगर उनको लगता है कि कोई टैक्स अवॉइडेंस का मामला है जहां पर भारत सरकार का टैक्स लेने का हक बनता है। तो ये भी एक लाइन का मुद्दा है जीडब्ल्यूआर। फिर ये कुछ लोग टैक्स अवॉइड करने के लिए वो अपने बेटे से स्टार्टअप कंपनी बनाए और अपना ही सब 2 नंबर का पैसा ब्लैक अवॉइड करके उसमें इन्वेस्ट करें, और स्टार्टअप कंपनी को हमने देखा था 10 में से 3 साल इनकम टैक्स ये सब में से माफी है। तो वो सब इश्यूज कम करने के लिए एक अलग टैक्स लगा था, एंजल टैक्स, कि जब ऐसा इन्वेस्टमेंट आता है एंजल इन्वेस्टर का तो उसी पे जो 30% कुछ टैक्स लगा देंगे। हालांकि ये एंजल टैक्स को डिलीट कर दिया। एंजल टैक्स क्या था, हम इनकम टैक्स से पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, तो दैट मैटर इज गॉन। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि उसके बाद जो टॉपिक समझना है वो लंबा है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वोडाफोन वगैरह, दैट विल रिक्वायर अ फ्रेश माइंड। नाउ क्वेश्चन जिसमें दिमाग खर्च करना पड़े, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स खर्च करिए दिमाग, देन विल सॉल्व इट। Three more minutes. हाँ तो मित्रों आपको क्या लगता है कि जो टेलीकॉम वगैरह के रेगुलेटर हैं जैसे ट्राई, तो उसका काम कौन चेक करता है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। आकृति, आदित्य, ओंकार, अब्रार, पवन, रौनक, अवनी, उदय, कृष्णा, दीक्षा, तेजस्वी, प्रबल, तनिष्क, श्वेता, आशु, लीना, लोकेश, मुक्ता, सृष्टि, तरनजीत, अरमान, रोशनी, केफ, नवीन, अयाज, विनायक, अनुराग, आस्था, फलक, निर्मल सिंह, दिव्या, अतुल, परिधि, सायरा, अटल, सोनल, खुशी, कानन, ये सब लोग। फिर कमल, यश, हमजा, विकास, आयुष, प्रशांत, अमर, दृष्टि, दिव्यांशी, राहुल एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए आप सोचने बैठो, टेलीकॉम रेगुलेट कौन करता है? ट्राई। वो क्या संस्था है? वो पिलर 5 में देखिए। इंश्योरेंस कौन रेगुलेट करता है? IRDAI, वो तो ऑलरेडी पिलर 1 में देख चुके। तो फाइनेंस कमीशन का काम तो भाई यूनियन का टैक्स का पैसा स्टेट को देना है, तो वो इधर तो पिक्चर में आता नहीं है। सो 3 इज रॉन्ग, देखिए उधर उड़ा दो, बी चला गया, डी चला गया। अब जो बाकी है उसमें भी जो नीति आयोग है उसका काम पॉलिसीज वगैरह को देखना, ये सब में वो ज्यादा जाएगा नहीं। दूसरा कि जो ये पहली और दूसरी चीज है वो क्या कहता है, पार्लियामेंट समझिए उसमें जो भी 500-700 लोग हैं रोज मिल नहीं सकते, रोज उनके पास इसके लिए टाइम नहीं होता, तो अलग अलग छोटी छोटी कमेटी बनाई जाती है। अब कुछ ऐसी कमेटी है जो स्टैंडिंग कमेटी, मतलब क्या स्थायी, मतलब अभी भी है, कल भी है, 2 साल बाद भी है। दूसरी होती है एडहॉक। एडहॉक मतलब क्या, अस्थायी। तदर क्या अस्थायी, वो ऐसा है कि 1 महीने के लिए बनी हो, 2 महीने के लिए बनी हो, फिर बंद हो जाएगी। जैसे होते एडहॉक टीचर्स। एडहॉक टीचर का मतलब क्या, टाइम ही नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्पररी वाला है। हाँ तो पार्लियामेंट की ऐसी कमेटी वो तो रिव्यू कर सकती है, दैट इज करेक्ट। तो देयरफॉर आंसर 1 एंड 2 इज करेक्ट। अब कुछ लोग कहेंगे ये चौथे का क्या हिसाब है? देखिए फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, वो पुरानी चीज है, उसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत आउटडेटेड है, लेकिन आप वर्ड एसोसिएशन करना शुरू करो। फाइनेंशियल सेक्टर
बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब आएगा। लेजिस्लेटिव मतलब उसके कानून आएंगे। ओके, तो ये जो कमीशन होगा वो क्या, मान लो आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, चलो आईआरडीआई एक्ट को भी वो रिव्यू कर सकता है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर और उसके जो भी लॉज होंगे, बराबर है। लेकिन फिर तो टेलीकॉम को तो रिव्यू नहीं करेगा ना, क्योंकि टेलीकॉम का मान लो ट्राई का अलग कानून है, उसे आप फाइनेंशियल सेक्टर नहीं कह सकते, वो सर्विस सेक्टर और बाकी चीज में आएगा, कमर्शियल एक्टिविटीज है। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब समझो बैंक एनबीएफसी वाली चीज, यानी फोर्थ तो रॉन्ग है। तो इस कारण से भी ये सीबी सब चला जाता है, सो द आंसर बिकम्स ये 1 into। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आप समझो अभी हम एलिमिनेट करें, रियल एग्जाम में काफी सब सोच विचार, अच्छा तो भाई नीति आयोग भी तो करता होगा, क्योंकि नीति आयोग का काम क्या है, डेली बैठ के 25 जात के इंडेक्स बनाना, तो हर चीज का इंडेक्स बनाएगा, तो हाँ ये भी होगा, ये भी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, फाइनेंस कमीशन के नाम पे बहुत सारे सिंपल प्रश्न पूछे थे, कोई दिमाग खर्च करने वाले भी थे, लेकिन अब वो सारे हम सॉल्व करेंगे तो आधा घंटा उसी पे चला जाएगा। तो जो वीकली टेस्ट होगी उसमें फाइनेंस कमीशन के बहुत सारे सवाल होंगे, हालांकि अभी ब्रेक लेंगे तो एक आधा सॉल्व करेंगे, बट आई एम नॉट सॉल्विंग ऑल द एफसी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुद्दा है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एंड ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ये भी एक लाइन का ही मुद्दा है, जब समझ लो उसके बाद आप याद करें कैपिटल गेन्स टैक्स क्या था। मैंने 10 लाख में मकान खरीदा, 12 लाख में मैं बेच रहा हूँ, तो 2 लाख रुपये मेरा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट पे आप जानते लगेगा टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। फिर इनकम टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स में वो आ गया, तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एनीवेज, अब ये जो भी कैपिटल गेन्स टैक्स है 2 लाख रुपये पे, मान लो 40,000, 40,000, तो ये तो मृणाल ने बनना चाहिए भारत सरकार में, लेकिन इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर बनाई है। वो ऐसा कि जो 40,000 बनने हैं कैपिटल गेन्स टैक्स के, तो जो बायर है वो भाई साहब ने मुझे 12 लाख में देने, उसी ने 40,000 जैसे वो टीडीएस काटते हैं उसी तरह काट के सरकार में जमा करने, और फिर मेरे नाम का मेरा पान कार्ड नंबर कोड करेगा तो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बायर विल नॉट गिव मी 12 लाख रुपीस, बायर विल गिव मी 11,60,000 रुपीस, क्योंकि बाकी 40,000 उसने सरकार में मेरे नाम का कैपिटल गेन्स टैक्स जमा ऑलरेडी कर दिया है, तो मतलब बाद में मुझे नहीं देना होगा, मेरा सब एडजस्ट हो गया। तो दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। आप कहते हैं ये तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं हो गया, तुम्हारा टैक्स ये बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था आप उस प्रोसेस में जाएंगे तो आंसर ठीक नहीं होगा। इधर आप ये देखो कि इनकम टैक्स कौन ले रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर इनकम टैक्स सेक्टर, उसके ऊपर कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जो भी चीज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ले वो डायरेक्ट टैक्स है, आप याद करें। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, जीपीएससी आंसर दिया और वो सब हमने सॉल्व किया था। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, तो इसको आप खिचड़ी मत करना, इसको मानना तो डायरेक्ट टैक्स ही है। इसका मतलब समझो अगर रेड होगी तो रेड मुझ पे नहीं होगी, रेड इस पे होगी, क्योंकि इसने टैक्स काट के नहीं दिया ऐसा बोल के उसे पकड़ा जाएगा पहले, बायर विल बी मोर लायबल। नाउ एक स्टार्टअप कंपनी बिग बास्केट, उससे आप घर पे ये सब ग्रोसरी का सामान मंगवा सकते हैं। उसमें ओरिजिनली जैक मा जो एंड कंपनी और वो जो चाइनीज बिलियनर है उसने इसमें सब बनवाया था, पैसा लगाया था। फिर जैक मा ने ये पूरी कंपनी बेच दी रतन टाटा को। तो यहाँ पर समझो सेलर कौन है, जैक मा, प्रॉफिट किसको होगा, जैक मा को, बायर कौन है, रतन टाटा, तो टैक्स कौन भरेगा, बायर भरेगा, मतलब बायर ने कट करके सरकार में जमा करना है कि ये इसका डील लेना है इस हिसाब से। तो ये बात है कि कंपनियां भी एक दूसरे के साथ जो डील करती है कि ये कंपनी अपनी कोई कंपनी दूसरे को बेच दे, तो फिर जो बायर कंपनी है उसने वो सब कैपिटल गेन्स टैक्स सरकार में जमा करना होता है। तो इस केस में भी समझो रेट पड़ेगी तो कहाँ पड़ेगी, टाटा में पड़ेगी, जैक मा के यहाँ नहीं पड़ेगी। हाँ, तो कंपनी बीइंग सोल्ड ऑन प्रॉफिट, तो फिर उसमें जो भी बायर है वो सरकार में सीजीटी जमा करता है। अब एक तकलीफ हुई, वोडाफोन ब्रिटेन की कंपनी, उसने अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई नेदरलैंड में। फिर नेदरलैंड ने हांगकांग की एक कंपनी से एक कंपनी खरीदी, सीजीपी कंपनी, जो कि केमन आइलैंड में थी। तो मतलब यहाँ पर बायर कौन है, वोडाफोन, सेलर कौन है, हांगकांग की कोई कंपनी, नाम हम याद नहीं रखने, बस वोडाफोन एक याद रखना है। और वो लोगों ने जो कंपनी परचेज की वो केमन आइलैंड की कंपनी थी। तो क्या यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स मांग सकते हैं, जावे नहीं, क्योंकि आप समझो इसमें से किसी का भी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में नहीं है, ये कोई भारत की चीज नहीं है जिसको खरीदा बेचा जा रहा है, आपके बराबर है कि दिस इज अ ओवरसीज डील, इट इज नॉन टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन फिर पता चला कि असल में ये जो सीजीपी कंपनी जिसको वोडाफोन ने खरीदा, ये सीजीपी ही भारत की एक मोबाइल टेलीकॉम कंपनी थी हज, उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर था। यानी वोडाफोन ने केमन आइलैंड की कंपनी को क्यों खरीदा, क्योंकि असल में उसको हज कंपनी खरीदी थी ताकि हज का जितना ऑफिस का स्टाफ था, मोबाइल टावर्स थे, स्पेक्ट्रम था, वो सब वोडाफोन का हो जाए तो वोडाफोन भारत में एंट्री कर सके। तो यहाँ तो एक प्रकार से ये जो कंपनी है उसकी ओनरशिप मतलब उसके शेयर से एसेट्स थी और वो एसेट्स को ट्रांसफर किया गया, मतलब सेल किया गया, लेकिन सीधा नहीं, इनडायरेक्टली। आपके भाई कमी से सीधा ही बेच देता ना, ऐसा घूम घूम के क्यों बेचा, टैक्स नहीं भरना पड़े इसलिए, और तो क्या कारण होगा। अब यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी वोडाफोन को कि तुम बायर हो तो तुमने कैपिटल गेन्स टैक्स जमा करना चाहिए, क्योंकि तुमने जो खरीदा वो इंडियन एसेट है हज कंपनी, और वो हांगकांग की कंपनी ने प्रॉफिट पे बेचा, प्रॉफिट पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, तो हमें टैक्स लेना है क्योंकि ये एसेट भारत की और तुमने इनडायरेक्ट ट्रांसफर किया है टैक्स बचाने के लिए। तो वोडाफोन स्वाभाविक है भारत के कोर्ट में गया, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वोडाफोन सही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत है, क्योंकि भारत के कानून में अभी क्लैरिटी नहीं है कि अगर ऐसा कोई इनडायरेक्ट ओनरशिप किसी कंपनी का ट्रांसफर होता है तो हम टैक्स मांग सकते हैं कि नहीं, ऐसा भारत के कानून में क्लैरिटी से नहीं लिखा है। और कोर्ट का क्या है, कानून के हिसाब से सजा होती है, जो चीज कानून में नहीं लिखी है तो कानून में सजा नहीं हो सकती। वोडाफोन का लॉजिक ये था, देखो हज कंपनी तो ऐसे का ऐसा ना, मैंने तो दूसरी कंपनी खरीदी है, आप मुझ पे टैक्स मांग नहीं सकते। अभी क्या किया जाए, कोर्ट ने 22 जनवरी कर दिया वोडाफोन को, तो हमें कानून ही चेंज करना होगा और पुरानी तारीख से कानून चेंज करना होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, मान लीजिए 2012 में भारत सरकार ये कहे, उस जमाने में था इंडियन पिनल कोड कि अब से जो भी मोबाइल चोरी करेगा उसको फांसी लगा देंगे, आपके बराबर है। लेकिन ये एक क्रिमिनल है जिसने 2007 में मोबाइल चोरी किया था, तब मान लो मोबाइल चोरी की सजा थी सिर्फ 2 साल की जेल, इसलिए उसने चोरी किया था, अगर उसको पता होता कि फांसी लगती है तो वो नहीं चोरी करता। तो ये क्या हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो क्रिमिनल लॉज जो होते हैं उसमें ऐसा नहीं बना सकते, पुरानी तारीख से कानून नहीं लागू हो सकता। मतलब अगर 1 जनवरी से कानून बना तो 1 जनवरी के बाद जो आदमी क्राइम करेगा उस पर लागू होगा, जो पहले से जेल में फिट है उस पर ऐसा नहीं कि दोबारा वो कानून लागू करके उसको सजा होगी। तो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से कानूनों को चेंज करना आपको क्रिमिनल लॉज में तो अलाउड नहीं है, सिविल मतलब दीवानी कानून जो है टैक्स के, फाइनेंशियल फ्रॉड के, उसमें कर सकते हैं, पुरानी तारीख से कानून लागू कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने दिमाग लगाया, देखो इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में, उसी में लूपहोल था, इसलिए हम टैक्स नहीं मांग सके, और 2007 में ये वोडाफोन ने सब डील कर लिया, हमें टैक्स नहीं दिया, और 2012 में सुप्रीम कोर्ट में हम हार गए, कौन, भारत सरकार हार गई, बिकॉज कानून में लिखा नहीं है ये सब। तो 2012 मई महीने में मनमोहन सिंह सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट चेंज किया, और ऐसा कि जो चेंज किया वो पुरानी तारीख से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, कि 1961 से लेकर अब तक जिसने ऐसा सब किया था उन सबको सजा देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पुरानी तारीख से लगाना। तो स्वाभाविक है वोडाफोन और सब लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई हमको पता था तुम ये करते, तुम नहीं करते ना, अब तुम पुरानी तारीख से मांग रहे हो, पुरानी तारीख से मांगे, इसका मतलब क्या, वो इस पे इंटरेस्ट भी चढ़ाता है ब्याज के साथ, तुम पैसे दो। अभी वोडाफोन ने क्या किया,
भारत ने 1995 में नीदरलैंड के साथ एक इन्वेस्टमेंट डील साइन किया था। उसमें ऐसा था कि मान लीजिए नीदरलैंड की कोई कंपनी भारत में बिजनेस कर रही है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो भारत की कोर्ट में जाए, फिर भी उसको अपने हिसाब से न्याय नहीं मिला, तो सिंगापुर और नीदरलैंड की कोर्ट में जाके भी वो शिकायत कर सकता है। इसलिए आप देखिए, वोडाफोन भी कितना चालाक था। ब्रिटेन से नहीं खरीदा, ब्रिटेन से नीदरलैंड में कंपनी बनाई, नीदरलैंड से खरीदा, क्योंकि नीदरलैंड की कंपनी बनाए तो डील ऐसा है कि नीदरलैंड की कंपनी भारत की कोर्ट के खिलाफ नीदरलैंड सिंगापुर की दूसरी कोर्ट में जा सकती है। तो ये सब हुआ। तो वोडाफोन नीदरलैंड फाइल केस अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट इन नीदरलैंड्स। अभी पैरेलली एक और ऐसी कंपनी थी, केन एनर्जी, जो भी ब्रिटेन की कंपनी थी, उसने एक वेदांता के साथ कुछ डील किया, उसमें भी ऐसा ही सब इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मामला था। उस पे भी भारत सरकार ने टैक्स मांगा, कोर्ट में हार गए होंगे, तो फिर भारत सरकार ने कानून चेंज कर दिया, पुरानी तारीख से कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। अभी जो केन था, वो थोड़ा ज़्यादा कि मैं लड़ लूँगा। तो जो केन एनर्जी कंपनी, उसने भी जो भी नीदरलैंड या किसी इंटरनेशनल कोर्ट में हो गया और वहाँ से वो जीत गया। वो जीत गया तो उसने ऐसा जजमेंट लिखवाया है कि भारत सरकार ने केन एनर्जी को $1.2 बिलियन देने होंगे, क्योंकि तुमने इसका इतना मेंटल टॉर्चर किया है। तो स्वाभाविक है, तो फिर भारत सरकार की हालत क्या होगी? भारी मिस्टेक हो गया, एकदम बवंडर हो गया। अब क्या किया जाए? केन एनर्जी यहाँ नहीं रुका, क्योंकि अब समझो भारत सरकार के पास पैसा मांगे तो भारत सरकार तो पैसा देगी नहीं। तो केन एनर्जी गया अमेरिका की कोर्ट में और उसने दिखाया जो भी फ्रांस या नीदरलैंड की कोर्ट का आदेश कि देखो अब से एयर इंडिया का प्लेन मान लीजिए न्यूयॉर्क में लैंड करे तो उसको जब्त कर लेना है, क्योंकि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, उसको बेच के हम पैसा रिकवर करेंगे। वो एक स्टेप और आगे गया, पेरिस में भारत की जो भी एम्बेसी होगी, दूतावास होगा, उसकी 20 प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, जब्त करवा लेंगे, सब फ्रांस की कोर्ट में हो गया। तो ऐसा सब कर करके वो अपना $1 बिलियन रिकवर करना चाहता था। अब स्वाभाविक है, इसमें अगर ये असल में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या है, तो गजब बेइज्जती हो जाएगी भारत सरकार की। देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? भारत सरकार ने 2021 में ये जो मनमोहन सिंह ने 2012 में किया था, वो सब अंडू कर दिया कि देखो उन्होंने जो भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के नाम पे टैक्स कानूनों में चेंजेस किए थे, पुरानी तारीख से सब लागू किया था, वो सब भूल जाओ तुम, ये सब कुछ नहीं हुआ था। वी आर स्टॉपिंग एवरीथिंग। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी से ऐसा टैक्स लिया भी था पुरानी तारीख से, तो हम उसको वापस कर देंगे। तो यानी भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट में हारने के बाद अपना कानून वापस से चेंज कर दिया कि विल नॉट डिमांड टैक्सेस फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब आपको प्रश्न होगा, भाई तो अपन केन एनर्जी तो जीत गया ना, $1 बिलियन मांग रहा है, उसका क्या? उसमें ये सॉल्यूशन लाया है कि भारत सरकार ने कहा देखो हम टैक्स नहीं मांगेंगे और तुम ये सारे केस वापस ले लो। आपके अपन वो वापस क्यों लेगा भाई? उसको भी भारत में धंधा करना, केन एनर्जी कंपनी, तो भारत में ऑयल गैस के इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर अल्टीमेटली उसे यहाँ बिजनेस करने में और जगह से परेशानी होगी। तो भारत सरकार ने देखो तुम भी केस वापस ले लो, हम भी केस वापस ले लेते, खत्म। तो दैट इज एक लाइन का मुद्दा। तो ग्राफिक से दिया है, और लोड लेना नहीं है। एक आध बार एमसीक्यू पूछा था, दोबारा भी पूछे तो एक लाइन का ही बनता है। तो तुमने 10 मिनट कहानी क्यों की? अब मेंस में रिफ्लेक्ट करें, खासकर एथिक्स के अंदर कौन सही था कौन गलत था। वोडाफोन का तो तुम्हारे कानून में गलती थी, हम फायदा उठाए, तो बिजनेस का वोडाफोन की कॉर्पोरेट एथिक्स क्या होनी चाहिए कि मुझे अपने शेयर होल्डर को मैक्सिमम प्रॉफिट देना है। अब तुम्हारे कानून में लूपहोल है तो मैं उसका यूज करूंगा, टैक्स नहीं भरूंगा ताकि मेरे शेयर होल्डर का मैक्सिमम फायदा हो। तो मेरी कॉर्पोरेट एथिक्स तो 100% बेस्ट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी मेरा बेस्ट है, क्योंकि ब्रिटेन और नीदरलैंड में मैं चलाता हूँ, बेस्ट कंपनी चलाता हूँ। भारत सरकार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तुम भारत की ये जो संपत्ति है उसमें से सब तुम टैक्स भर नहीं रहे हो। पहले भी अंग्रेज हमको लूट जाते थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, आज भी लूट रहे हैं एक प्रकार से, टैक्स नहीं भर के। तो हम अगर पुरानी तारीख से लगाए कानून वो सही है, लोग बोले पुरानी तारीख से कानून लगाना एथिकल बात नहीं है, वगैरह वगैरह, फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट में हारते हैं तब अपना ये अंडू कर देते रिवर्स वगैरह। सो सो मेनी थिंग्स। आपको क्या लिखना है, कैसे उसको रेड करना है, निबंध में फिलोसॉफिकल पूछे तो ये सब फिलोसॉफिकल बातें भी हैं, कौन सही है कौन गलत है। आगे बढ़ो। तो फाइनेंस कमीशन देख लिया, टैक्स इवेजन देख लिया, टैक्स अवॉइडेंस देख लिया, जो कि एक लाइन का मुद्दा था। अब समझते टैक्स हैरेसमेंट। ये जो वोडाफोन केस हुआ उसके आसपास सब कॉलमनिस्ट क्रिटिक्स बोलने लगे कि भारत के जो टैक्स ऑफिसर हैं वो ऑफिसर नहीं, वो टेररिस्ट बन चुके हैं, टैक्स टेररिज्म में फालतू के नोटिस भेजते रहते हैं। तो अभी अपनी इमेज मेकओवर करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस से हासिल करने के लिए क्या किया जाए? गुलाब का फूल दिया जाए, और तो क्या भाई। बीच में अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था, एक सिटी है राजकोट गुजरात में, वहाँ पुलिस ने थोड़ा टाइट किया हेलमेट। पता नहीं उनकी पब्लिक इतनी ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, जो पकड़े जाए कि तुम मुझे AK-47 से गोली मार दो लेकिन मैं हेलमेट तो नहीं पहनूंगा और उसका दंड भी नहीं दूंगा। अब क्या उसके चलते फिर और सारा भीड़ हो गई। तो राजकोट पुलिस क्या कर रही है, ये कर रही है, गुलाब का फूल दे रही है सबको कि हेलमेट पहनो। खैर, दैट इज रियल न्यूज़। एनी तो सरकार ने सोचा कि हमें अपनी इमेज मेकओवर करनी है। राजस्व ज्ञान संगम में ऐसी समिट हुई, फिर बात हुई डायरेक्ट टैक्स कोड बनाएंगे 2010 में, वो बना नहीं, बाद में उसको चेंज किया, अभी आगे देखते हैं। ये सब में यही बात है, टैक्स हैरेसमेंट थोड़ा कम क्लैरिटी मिले वगैरह करते करते इनकम टैक्स, उसका जो ओरिजिनल कानून 61 में बना, उसको भी चेंज किया है 2025 में। इनकम टैक्स बिल चेंज जो किया उसमें कोई कुछ खास कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत जोरदार चीज उसमें है नहीं। लेकिन पहले ये जो कानून था तो सब पैराग्राफ में लिखा होगा, तो 5 लाख शब्द थे। अब फिर इन्होंने क्या बना कि देखो हम ChatGPT को कमांड देते हैं कि तुम पैराग्राफ को बुलेट पॉइंट्स में करो, कंप्रेस करो, टेबल बना दो, तो अभी सिर्फ 2 लाख शब्द है। तो देखो हमने कितना आसान कर दिया, ये बहुत हमने जोरदार काम किया है। दूसरा, हमने पढ़ा कैपिटल गेन्स टैक्स किस पे लगता है कि आपका मकान है, गाड़ी है, गोल्ड है, शेयर मार्केट में कुछ है, तो ये सब तो एसेट्स हैं, इसलिए इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स बनता है। हमने ये भी देखा था कि बिटकॉइन अगर आप बेचते हैं प्रॉफिट होता है तो उस पे भी 30% टैक्स लगता है, क्यों? भारत सरकार कहती है बिटकॉइन एक एसेट है और सब टैक्स भर ही रहे। लेकिन मान लो किसी दिन कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए और वो ये कहे कि बिटकॉइन एसेट तो है नहीं, बिटकॉइन तो एक जात का डिजिटल कोड है, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, उसकी आप कैसे एसेट गिन के उसका टैक्स मांग सकते हैं? उस वक्त अगर कोर्ट ये बोलते हैं हाँ बराबर है, कानून में तो लिखा नहीं है इसलिए टैक्स मत करो, तो फिर पुरानी तारीख से हम टैक्स मांगे, फिर कोई नीदरलैंड चला जाए कि पेरिस की प्रॉपर्टी जब्त करनी है, तो ये पूरी हिस्ट्री रिपीट ना हो। इसलिए भारत ने जस्ट टू बी सेफ, जो गरम दूध पी के जिसका मुंह जल जाए वो क्या छाछ भी फूक के पिएगा। तो सरकार ने देखो अब से बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन, ये सबको भी एसेट्स माना जाएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि इस पे आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे तो हम कैपिटल गेन्स टैक्स मांगेंगे। हालांकि तो लॉजिकल और कॉमन सेंस बात है, लेकिन लिखा है क्यों है क्लैरिटी के साथ, ताकि कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके जीत नहीं जाए, जैसा वोडाफोन के केस में हुआ। सेकंड, इनकम टैक्स बिल में ऐसी बात है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स को लगे कि आप कुछ गड़बड़ वाला आपका काम चल रहा है, तो वो आपका सोशल मीडिया खंगाल सकता है, वो आपके ईमेल भी पढ़ सकता है। अब नॉर्मली ऐसा सब क्या है कि मान लो कोई नेशनल सिक्योरिटी टेररिज्म टाइप का कर रहा है और उसका सब ईमेल और व्हाट्सएप भी वो जाके पढ़ ले, बराबर है। ये फालतू के 2 कॉल के टैक्स के केस में भी आप हमारा पूरा सब देखेंगे तो ये हमारी प्राइवेसी का हनन है। ये बोल के कुछ क्रिटिक्स इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने कि आपका सब ईमेल भी पढ़ सकते हैं, सब स्पाइंग हो सकता है आप पे। अब इसको असल में वो कैसे होगा वो देखने की बात रहेगी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई 1.5 लाख का आईफोन प्रो मैक्स खरीदता है इधर से अमेज़न से। अब उसका कुछ एड्रेस वगैरह होगा, फोन नंबर होगा। अब आप जानते हैं फोन नंबर को आपके आधार कार्ड के साथ लिंक किया, पैन कार्ड के साथ लिंक किया, तो इनकम टैक्स वालों को कुछ तो पता चले भाई इसने मेरा फोन खरीदा है। फिर आपको देखिए टैक्स कितना भरते हो, फिर उसका ये टैक्स नहीं भरता है, तो फिर जाके वो आपका जीमेल आईडी में आपका ईमेल भी पढ़ना चालू करे। यहाँ तक वो क्या खींचेंगे कि नहीं, या बहुत एक्सेप्शनल केस में खींचेंगे, ये सब देखने की बात होगी। इसलिए जो प्राइवेसी के एडवोकेट्स हैं वो चिंतित हैं। जब आप टैक्स भरते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सब फॉर्म भरवाएगा, उसमें 2 चीजें होती हैं कि फाइनेंशियल ईयर होता है मान लो 2024-25, तो उसका जो टैक्स का लिखा पढ़ी करनी है, ऑडिट करना है, उसका नेक्स्ट होगा असेसमेंट ईयर 2025-26।
अब वो क्या होता है, वो सब सीए काम पढ़ने नहीं बैठेंगे। समझो कि 1 ही साल का टैक्स भरना है, 2 साल तक उसका सब खिचड़ी चलता है, 2 आपको सब चीज़ें याद रखनी होती है, सबमिट करनी होती है। तब से सरकार ने कहा देखो हम सिंपल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं फाइनेंशियल ईयर अलग, असेसमेंट ईयर अलग, सबसे सिंपल एक ही शब्द होगा, वो है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च वहाँ तक जितना कमाए थे उस पे टैक्स भरो, उसका सब सबमिट करो। तो बस एक लाइन में याद रखना, इसका क्या है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम पढ़ने नहीं बैठेंगे। तो इनकम टैक्स बिल में जानने लायक ये चीज़ें थी। इसके अलावा और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैं 2 कारण से नहीं पढ़ा रहा। पहला, आप समझिए जब बजट 2026 आएगा, तो इसके हिसाब से बहुत सारी नई चीज़ें नोटिफ़ाई करेंगे, वहाँ खुद की पीठ थपथपाएँगे, शाबाशी देंगे, हमने ये किया है। तो उस वक़्त फाइनल क्या है, हम वापस उसको पढ़ना ही है, तब सुकून से देखेंगे, क्योंकि अभी से लेके उधर तक भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें उसको फाइन ट्यून करेंगे। और सेकंड, बाकी जो चीज़ें मोस्टली टेक्निकल चीज़ें, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए एमसीक्यू का सेंस बनता है, हमारे लिए वो इतना सेंस बनता नहीं। तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम। उसके बाद ये सब टैक्सेशन में आपको सुविधा है, तो बहुत सारे पोर्टल्स बनाए गए हैं। बहुत सारे पोर्टल्स हैं, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वो सारे हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। आपकी तसल्ली के लिए मैंने हैंडआउट दे दिया, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये सब गूगल क्रोम वगैरह ब्राउज़र में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक जगह पर मैंने शॉपिंग साइट है, मान लो अमेज़न, तो पहली बार मैं रजिस्टर करके लिखूँगा ये मेरा एड्रेस, ये फ़ोन नंबर, फिर मैं फ्लिपकार्ट में जाऊँगा तो वो हमें क्या ऑप्शन देता है, ऑटो फिल, क्योंकि ब्राउज़र ने आपका पर्सनल डेटा कैप्चर किया है। उसी तरह जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओ, तो आपसे सब मांगे तुमने अच्छा प्रॉपर्टी बेच के कितना कमाया, शेयर मार्केट से कितना, टोटल इतना टैक्स भरना है। तो सरकार खुद से ही आपकी सैलरी, शेयर मार्केट, बैंक ब्याज, ये सब का डेटा कलेक्ट करके आपको एक प्री फिल्ड टैक्स रिटर्न फॉर्म दे देगी। आपने बस उसमें यस क्लिक करना है, फिर वो कहेगा जो भी 40,000 टैक्स भरना है जाके भर दो। तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़्यादा मदद नहीं लेनी पड़े, खुद से भी ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़े, ईज़ ऑफ पेइंग टैक्स, तो ऐसे प्री फिल्ड फॉर्म की सुविधा है। मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स भरने के लिए पैन कार्ड नंबर लेना होता है, और आधार कार्ड वो अलग चीज़ है। आधार कार्ड क्या है, सिटीजनशिप का प्रूफ है नहीं, वो आपकी भारत में रहते हो उसका रेसिडेंसी का प्रूफ है, जो भी आगे आप पॉलिटी में समझ लेना। तो भारत में मान लो 120 करोड़ लोगों के आधार कार्ड है, और मान लो 10 करोड़ लोगों की पैन कार्ड नंबर है। तो मतलब वो सब लोग भी टैक्स तो भरते नहीं होंगे, अभी पैन कार्ड नहीं तो हमको टैक्स थोड़ी भरना है, भले मैं 25 लाख का हूँ, मेरा पैन कार्ड नहीं तो मुझे टैक्स नहीं भरना है, ऐसे भी बेवकूफ लोग होते हैं, फिर रेड होती है, फिर उनको पता चलता है। यानी तब सरकार ने क्या लॉलीपॉप दिया है, देखो तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है, नो प्रॉब्लम, तुम जाओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे और इनकम टैक्स भर दो, उसमें अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना, और उसके बाद हम मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पैन कार्ड दे देंगे ऑन सुओ मोटो बेसिस, स्वयं से कि तुमने आधार कार्ड लिख के टैक्स भरा है, मौज करो, तुमको पैन कार्ड देंगे। तो समझिए पैन कार्ड डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, वो चालू है। हालांकि जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, वो आधार कार्ड नंबर पोर्ट करके भी इनकम टैक्स भर सकता है। तो एमसीक्यू के लिए सब इतना ही समझना है कि आधार कार्ड से आधार कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग इनकम टैक्स, जावे करेक्ट, पैन कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग इनकम टैक्स, जावे करेक्ट, वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक पोर्टल देख लिया, अपनी फॉर्म देख लिया, एक एक लाइन के मुद्दे हैं। फेसलेस असेसमेंट, देखिए पहले ये होता है कि आपको नोटिस आए, तुम्हारा टीडीएस इतना कटा, तुमने टैक्स कम क्यों भरा है, फिर आपको जाना पड़े इनकम टैक्स ऑफिस में, वहां पर वो सब उसके कारकुन और ऑपरेटर आपको हिंट दे देंगे कि भाई चाय पानी दे दो और खत्म करते हैं। तो ब्राइबरी का स्कोप बढ़ जाता है। अब ये एक अच्छी बात सरकार की ये है, फेसलेस, ये जो नोटिस आता है ईमेल पे आएगा, जवाब भी जो भेजना ईमेल पे पीडीएफ वगैरह अटैच करके आपको भेजना है। बहुत एक्सेप्शनल चीज होगी तो दूसरे तीसरे लेयर की हियरिंग पे आपको ऑफिस जाना पड़े। इससे क्या है, आप ऑफिस जाते तो परेशान करके आपसे ब्राइब मांगते हैं। ये फेसलेस वाले में वो ना आप उसका चेहरा देख सकते हैं, ना आपका चेहरा वो देखा है, आपको पैन कार्ड से फोटो देखा होगा, पर जो ये पर्सनल ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, जिससे ब्राइबरी लेने देने के स्कोप बनते हैं, वो कम हो जाएंगे। आपके ये बहुत बेस्ट चीज है। हालांकि अगर आप किसी आईआरएस ऑफिसर को पूछे तो वो आपको सीआरडी इमोजी दिखाएगा। उनका ये कहना है कि देखो इसके चलते हमारी धाक कम हो गई है। जो बिजनेसमैन है, एक तो वो खुद तो सब देखता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलागा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्या, तो ईमेल से जवाब देना है, ऑफिस में बुला के थोड़ा टाइट करो तो फिर दोबारा गलती वो नहीं करेगा। यहाँ पर तो क्या इधर-उधर चलते रहते हैं। तो आईआरएस ऑफिसर देख फिर कि हमारा जो पावर था, रुतबा था, रॉयल एंट्री थी, एक तो वैसे भी पिरामिड के हिसाब से आईएएस, आईपीएस, फिर तीसरे में आता था, अब ये और नीचे गिर गया। दैट इज देयर परसेप्शन। एथिक्स के हिसाब से आप सोचें तो ये भी सर पुलिस को पिस्तौल क्यों दिया, ये तो नहीं कि आपको शूट करेगा, आपको पिस्तौल है तो आप देख के डरते हैं तो ठीक से गाड़ी चलाएंगे, ठीक से बिहेव करेंगे। जब आप बहुत ज्यादा ऐसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देते हैं तो खौफ चला, डर खत्म तो इज्जत खत्म। आगे अगर आपने रेड मूवी देखी 1.0, उसमें ऐसा है कि देवगन जहाँ रेड करने जाता है तो उसके नीचे एक भ्रष्ट ऑफिसर है, ललन टॉप या जो भी उसका नाम है, वो कॉल कर देता है उन दुकानदारों को कि भाई हमारे साहब आ रहे हैं, तुम भाग जाओ। तो फिर क्या करना चाहिए, कंप्यूटराइज्ड लॉटरी बेसिस से रेट्स डिसाइड होंगी। वो ऐसा कि मान लो देवगन उत्तराखंड में पोस्टेड है, उसको ऐसा भेजा जाएगा कि देखो अहमदाबाद में ये व्यापारी टैक्स नहीं भरा, तुम जाके रेड करो। तो लास्ट मिनट तक ना उसको पता है ना उसके जूनियर ऑफिसर्स को पता है। तो रैंडमली सब काम चले तो क्या ये सब सांठ-गांठ सब कम हो सके। तो रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम से होता है, और उसमें भी आप समझ देवगन का सीधा नाम डेजिग्नेशन नहीं होगा, उसको एक सीक्रेट कोड दिया होगा, उस हिसाब से पता है आज मुझे आगे रेड करनी है। नेक्स्ट, मैंने एक इंग्लिश फिल्म में देखा था, देखिए पुलिस आपके घर आए, आपको दिखा वारंट, आप डर जाएंगे। अब वो झूठा वाला भी वारंट लेके आए, उसपे कुछ नाम पता नहीं लिखा हो या खुद से कुछ उसने जेरॉक्स कॉपी कर दे तो भी आप डर जाएंगे, और आप आते हो कि भाई मुझे आप पैसे देके मामला खत्म करो। तो ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर भी कुछ बार करते हैं कि वो ऐसे ही फर्जी लेटर भेज के आपको डराएगा कि तुम्हारा टीडीएस इतना जमा होगा, तुमने टैक्स नहीं भरा या कम भरा है। तो आप परेशान हो जाएंगे, आप उसको नीचे उसने फोन नंबर लिखा होगा, आप उसको कॉल करेंगे और वो आपको बाहर होटल में बुला के रिश्वत ले लेगा। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये कि आपको जो भी आपसे नोटिस आए, उस हर एक डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि डीआईएन होगा, उसमें जो मान लो सीरियल 1 2 3 है, तो आपको सीधा उसको कॉल नहीं करना है, आप पहले वो नंबर देखेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का कस्टमर जीएसटी वगैरह की नोटिस है, वहां आप देखेंगे, सर्च करेंगे, अगर वो जेन्युइन लेटर है तो आपको दिखाई अधिकारी ने यहाँ से भेजा, फिर आपका नाम सब लिखा होगा, तो फिर आप आगे प्रोसीड करें, वरना वो फर्जी है तो उसको आपको दरकिनार करना है। तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर ये भी एक लाइन का मुद्दा है। सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर मतलब नागरिक अधिकार पत्र, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लिखा होगा कि देखो तुमने स्पीड पोस्ट बोला तो 5 डेज में तुम्हारी स्पीड पोस्ट की डिलीवरी हो जाएगी, नहीं हुई तो तुम इसे कंप्लेन करो, ये वेब पोर्टल है, 90 डेज में नहीं इंसाफ हो तो इसको कंप्लेन करो, फिर इसके, तो ये सब आपके अधिकार है। तो उसी तरह देखिए ये जो सिटीजन चार्टर है मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ कमिटमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ कुछ चीजें याद रखनी है, रात को 2 बजे भी याद रखनी है कि ये जो सिटीजन चार्टर नागरिक अधिकार पत्र है, इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, फिर उनको देख देख के हमने कॉपी किया, और 90s के जमाने में भारत में हमने सिटीजन चार्टर अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट रिलीज करते हैं, और ये देख देख के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने टैक्स पेयर चार्टर बनाया। तो उसमें क्या लिखा है, ये आपके अधिकार है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये कंप्लेन इसको ये फोन नंबर पे जाना है वगैरह वगैरह। यार वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हु वाज द फर्स्ट टू इनिशिएट सिटीजन चार्टर। तो कौन था? ब्रिटेन था, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड नहीं था। आईएएस में तो क्या नहीं पूछा, स्टेट सर्विस वाले कुछ बार पूछ लेते हैं ये, और फिर मान लो तुक्के मारते हैं, नॉर्वे और स्वीडन ही होना चाहिए, देन यू आर रॉन्ग। अब ये सब लक्ष्मीकांत ने नहीं दिया है, तो क्या करना है, इसके बाद का कोई पूछे तो अपने नोट्स हमेशा अपडेट करने हैं। हैरी पॉटर की एक मूवी है, कौन सी, हाफ ब्लड प्रिंस, उसमें ऐसा है कि हर एक को जादू की किताब दी है, टेक्स्ट बुक, पर उसके अबव एंड बियॉन्ड भी 5000 के और जादू हैं जिससे आप और इफेक्टिवली दुश्मन से लड़ सकते हैं।
तो क्या करना चाहिए? जो हाफ ब्लड प्रिंस था वो अपने नोटबुक में मार्जिन में लिख के रखता था कि और 5 जात के जादू के मंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी टेक्स्ट बेस्ड चार्टर एकदम कॉमन सेंस की बात है, आपके हैंडआउट में दिया है, पढ़ लेना खुद से, उसके बीच में नहीं खींच रहे। आगे बढ़ते हैं। तो टेक्स्ट बेस्ड चार्टर हो गया। नेक्स्ट इज ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन मतलब क्या? शिकायत निवारण अधिकारी, कंप्लेन ऑफिसर। अब पहले ये था कि मान लो देवगन ने ताऊ जी के खिलाफ रेड की, तो ताऊ जी कंप्लेन किसको है? सीधा कोर्ट में जाए, या वो कहने देवगन ने मिसबिहेव किया हमारे साथ, तो उसका कोई कंप्लेन ऑफिसर होना चाहिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसे कंप्लेन ऑफिसर थे, लेकिन वो कुछ ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो 2019 तक ये सब ओम्बड्समैन सिस्टम खत्म हो गई। आप समझिए, इंश्योरेंस का ओम्बड्समैन है, करेक्ट, बैंकिंग ओम्बड्समैन है, डिजिटल पेमेंट का, एनबीएफसी का, आरबीआई ने सबको एक छतरी में ला दिया, वन नेशन वन ओम्बड्समैन है, वो सब है, टैक्स का नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि ये टैक्स का भी ओम्बड्समैन होना चाहिए, लेकिन वो ओपिनियन की बात है, होना चाहिए। तो ओपिनियन की बात है, मतलब क्या मीन्स का मुद्दा है, मीन्स के लेक्चर में नेक्स्ट वीक हम देखेंगे। देखिए, हर एक व्यक्ति ने जो कुछ पैसा कमा रहा है, तो उसने फॉर्म भरना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, आईटीआर। अब उसमें ऐसा कि न्यू टैक्स में कितना 12 लाख तक तो टैक्स है नहीं आपके, तो फिर तो मुझे पैन कार्ड नंबर भी नहीं लेना, फॉर्म भी नहीं भाई, आपको फिर भी सब करना पड़ेगा। उसमें आप डॉक्यूमेंट भरेंगे, लेकिन उसमें मैं 12 लाख कमा तो मुझे टैक्स नहीं भरना, बट आपको फॉर्म तो फिर भी भरना पड़ेगा। यू हैव टू पे कि मैं 12 लाख कमा तो कोई इनकम टैक्स नहीं। अब कुछ आलसी लोग हैं वो नहीं भरते, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन फाइलर्स, जो पैसा कमा रहा है लेकिन फॉर्म नहीं भर रहा है। तो क्या करेंगे? गुलाब का फूल तो देंगे नहीं। अब इन्होंने एक सिस्टम बनाया, नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम। वो ऐसा कि जो ये पैसा कमाते हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहा है। अभी जैसे नया आईफोन आया, तो उसमें आप जानते हैं सब ऑफर्स होंगे, एचडीएफसी कार्ड में ये वो, तो पब्लिक देना शॉपिंग करेगी। शॉपिंग करेगी तो डेटा बन जाएगा, और फिर इसका जो भी सरकार ने एलएनटी कुछ इन्फो कंपनी है, उससे सब सीक्रेट कोड्स बनाए, सीक्रेट पोर्टल्स बनाए, उसको सब पता चल जाएगा। आप जब भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, अमेज़न से करते हैं, आप जब भी प्लेन के टिकट्स बुक करते हैं, प्लेन टिकट में तो आपको आधार कार्ड नंबर वगैरह भी और चीज़ें वो मांगता है, आईडी प्रूफ का, तो उसको और पता चल जाता है। तो फिर भले आपने फॉर्म नहीं भरा उसको कि तुम फॉर्म क्यों नहीं भरे, देन दे विल सेंड नोटिस एंड क्रेडिट। सो दैट इज नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके अलावा छोटे-मोटे और बहुत सारे पोर्टल्स हैं, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो बाकी सब्जेक्ट तैयार करो, हैंडआउट में दिया है। नेक्स्ट इज ग्लोबल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये 5 मिनट पढ़ लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद डिमोनेटाइजेशन क्लियर माइंड के साथ हम लोग समझ सकें। भारत और स्विट्जरलैंड ने एक डील साइन की है कि भारत के नागरिकों का स्विट्जरलैंड में जितना बैंक अकाउंट है, उसका डेटा स्विट्जरलैंड सरकार भारत को दे, और भारत में स्विट्जरलैंड की पब्लिक ने गलती से बैंक अकाउंट खोल दिया हो, तो उसका अकाउंट का डिटेल्स भारत सरकार स्विट्जरलैंड को देगी। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट आपके तो बहुत बेस्ट है। तो इसमें तकलीफ, इसमें कट ऑफ डेट है 2018। ये बात जिसने स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट खोला, ऐसे ही भारतीय लोगों का डेटा स्विट्जरलैंड सरकार भारत को देगी। तो जितने पॉलिटिशियन, बिल्डर और बड़े लोग हैं, आज के थोड़े भाई वो तो आजादी में तब के बड़े ही हैं, तो उनके तो पहले से खाते होंगे ना, तो वो कौन सा डेटा आ रहा है। और ये सब डेटा के बाद भी भारत सरकार ने कुछ 30,000 करोड़ के नोटिस भी भेजे हैं, मुश्किल से 300 करोड़ की रिकवरी आई है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट टैक्स के मामले में बहुत राइट है। उन्होंने कानून में फटका, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। वैसा कि आर्नोल्ड भारत के अंदर बैंक खाता खोले, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, तो हमारे ये जो बीएसई, एनएसई या जीरोधा वगैरह जिसने अकाउंट खोला, या जो बैंक में उसने खाता खोला, उन्होंने खुद से ही अमेरिकन सरकार को डेटा भेजना है कि आपका एक अमेरिकन सिटीजन है, उसने इतना पैसा भारत में लगाया। कंट्रीज नीड टू इन्फॉर्म यूएसए अबाउट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अमेरिकन टैक्सपेयर्स एंड कंपनीज। आपके नहीं दिया तो क्या उखाड़ लोगे? अमेरिका उखाड़ ये लेगा कि फिर वो एसबीआई का यूएसए में जो ब्रांच है, उसको कॉन्फिस्केट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी बिकवा देगा, उसका बिजनेस बंद करा देगा। उसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह उसका जो इंटरनेशनल काम चलता है उसको रोक देगा, या वहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको बैन कर देगा, तुम भारत में पैसा निकाल सकते। तो डंडा चला के वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। आप समझिए, एक वो है और एक भारत है। भारत ने डील साइन किया, वो कैसा है, सब प्यार मोहब्बत से गुलाब का फूल देने वाली कि 2018 के बाद क्या तो दे देना अगर कुछ दे सको, और उसके बाद भी 30,000 करोड़ के नोटिस दे, 300 करोड़ की रिकवरी है। इतने लोग गरीब क्यों हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपना इतना कम नंबर क्यों है? अगर आप मिडल ईस्ट के मॉडल देखिए, उसमें ऐसा है कि उनका जो लोकल ये सब अरब होते हैं, उनको ऐसे ही सीधे बैठे-बिठाए $1000 या ऐसा कुछ सरकार दे देती है। क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं उन पे उतना टैक्स वो अलग-अलग तरीके से या जो भी चीज़ें लगती हैं। ऐसे इस तरफ ये जो एशिया के बाकी सिंगापुर जैसे देश हैं या मक्का वगैरह जो कॉलोनी या कुछ होगा, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ है कि लोकल पब्लिक को सीधा सरकार बहुत सारी चीज़ें फ्री में देती है। फ्री एजुकेशन, कॉलेज से लेके सब बिज़नेस करने के लिए लोन एकदम सस्ते ब्याज पे, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, रिटायर होने पे अपना पेंशन आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी, बेरोजगार हैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, जो महिला प्रेग्नेंट हुई ऑफिस नहीं जा पाई उसको भी सरकार पैसा देगी। तो भारत सरकार ये क्यों नहीं कर पाई? मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे सकते हो भाई। 30,000 करोड़, ये तो बोलने की बात है, और कितना सारा पैसा जो टैक्स नहीं भरा गया। तो वी हैव टू टेक लेसन्स फ्रॉम देम एंड अपडेट आवरसेल्व्स। लेकिन इसमें भी तकलीफ समझो, अमेरिका का काम ऐसा है, वो दोस्ती करके निकलवा नहीं सकती, मतलब काम निकालने की उसको जरूरत नहीं होती, वो डंडा मार के निकालने की कोशिश करता है। भारत का अपना जो सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, डिप्लोमेसी, बहुत सारी चीजें, इसलिए हम उसके जैसा बन नहीं सकते। तो ये सभी एथिक्स के लिए, निबंध के लिए रिफ्लेक्ट करने की चीजें हैं। लास्ट एक चीज पढ़ते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। एक संस्था ओईसीडी और दूसरी संस्था यूएनडीपी। ये लोग क्या ओईसीडी से देखिए, यूएनडीपी फेमस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, जो हम लोग छठे पिलर में देखें। इन दोनों ने मिलकर ये कहा कि जो टैक्स ऑफिसर है उनकी बेस्ट ट्रेनिंग के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो जैसे एक देश है इस्वातिनी या स्वाजीलैंड, तो भारत जैसी बेस्ट तो वहाँ क्या ट्रेनिंग अकेडमी होगी, तो उनके जो टैक्स ऑफिसर है वो भारत आएंगे और हम उसको ट्रेनिंग देंगे। जैसे नेपाल, भूटान के जो भी ऑफिसर हैं उनको हम ये सब इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा सब। अब इधर से सीएपीएफ ने एक प्रश्न पूछा कि जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर ये किसने किया है? हाँ, तो किसने किया है? यूएनडीपी और ओईसीडी ने। ये तो फैक्ट पूछा। कोचिंग में आपके क्या बोले, फैक्ट ने कंसेप्ट करने हैं। मेरे हैंडआउट में दिया था आपके पास, वो तो आईएएस का नहीं, सीएपीएफ और दूसरे ने पूछा ना, तो कभी इधर भी पूछा, नहीं भी पूछा, तो आप ये मान के मत चलो कि हर एक आदमी सिलेक्ट होने वाला है। मैं आपको नेगेटिव तरीके से नहीं बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैंने फीस लिया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एक दो और एग्जाम का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो, तो तीसरी कोचिंग में और पैसे फेंकने नहीं पड़े। तो यस, हैंडआउट इज लेंदी बिकॉज इट हैज मेनी फैक्ट्स लाइक दिस। मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा, अगर कुछ ऐसा पूछा जाए जो मेरे हैंडआउट में नहीं, तो मैं कबूल कर लेता हूँ। मैं गोली नहीं पे तुमको सपना जाना चाहिए। फिर एक फालतू चीज़ है फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स। वो एक संस्था बनाती है कि कौन से देश में ज़्यादा सब सीक्रेट है, वो सब डिस्क्लोज नहीं करते वगैरह। उसका रैंकिंग ये सब ये पीडीएफ वाले बहुत चलाते हैं, मुझे इतना काम का नहीं लगता। आपकी तसल्ली के लिए हालांकि हैंडआउट में थियरी बेसिक दी है। इधर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिमोनेटाइजेशन और उसका कोर्ट जजमेंट समझते हैं। तब तक ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Thirty more seconds. हाँ तो मित्रों क्या है, कितने इसमें से इंडिकेटर यूज किए हैं? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अबरार, सलीब, सौरव, गौसिया, उदय, समीक्षा, लीना, रौनक, वीरेंद्र, शालिनी, आशु, अमित, अमल, भार्गव, तुषार, राज प्रताप, अनुराग, अरमान, अविनाश, मोहम्मद, दिव्या, कुंदन, दीक्षा, अमित सिंह, लोकेश, यश, आयुष, साहू, अभिषेक, तुनिल, देवेश, एफ, नगीना, सिद्धार्थ, ईशा, ये सब लोग फिर यश, विकास, अमर, प्रशांत, डॉक्टर एमजेड, आदित्य, राहुल, स्वर्णिम, प्रशांत, साक्षी, करेक्ट आंसर। हाथ में क्या थे इंडिकेटर्स कि ऊपर यूनियन ने 100 रुपए टैक्स में कमाए, उससे स्टेट्स को जो मिला है तो केरला को ज्यादा मिले, यूपी को ज्यादा मिले। इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेमोग्राफिक, परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट। तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स और स्टेबल गवर्नमेंट तो है नहीं, वरना कौन सा उत्तराखंड या हिमाचल ऐसा कोई राज्य उसमें पिछले जो भी 10 साल में 15 बार सीएम चेंज हो गए तो उसको पैसा नहीं देंगे क्या? बाकी सब करेक्ट है, ये 1 2 एंड टैक्स एफर्ट फीस बराबर। तो द आंसर इज बी, ओनली 3। अब इसमें कुछ लोग क्या सोचते हैं टैक्स एंड फीचर एफर्ट नहीं, सिर्फ टैक्स एफर्ट था भाई, वो पूरा वर्ड जो होगा उस हिसाब से इसका कुछ 2 में गए होंगे, गलत है। जब क्या है ओनली 80% ने करेक्ट किया, बहुत बधाई। 20% को बहुत दुखी होना चाहिए, दो कारण से। कल रात हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताई ऐसी चीजें रात को 2 बजे याद होनी चाहिए। सेकंड, अगर आप रियल एग्जाम में इसको गलत करते तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी होशियार लोग हिस्ट्री या ज्योग्राफी में गलती करते तो आप गलती नहीं करते तो आप इसमें आगे बढ़ जाते। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो समझो कश्मीर से कन्याकुमारी सारी सीरियस जनता जो टिक करने वाली है उसमें अगर हम पीछे रह जाते हैं तो उस लॉस को हम बाकी कोई सब्जेक्ट या बाकी कोई जगह से कवर अप नहीं कर सकते। तो डू नॉट टेक इट कैजुअली, हल्के मत लीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग प्रीलिम्स क्लियर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि घर से सोच के जाते हैं, कंपटीशन उससे बहुत ज्यादा निकलता है और उन्होंने घर से जितना सोचा होता है पेपर उससे ज्यादा टफ आता है। अब टफ भी सब रिलेटिव बात है, पर वो क्या बहुत हल्के में लेता है इसलिए उसको अच्छी टफ ही लगे, बाकी टफ तो था नहीं। एनीवेज, तो फाइनेंस कमीशन देख लिया, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स हेरेसमेंट, ग्लोबल ट्रीटीज देख ली। आगे मुद्दा डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी तो पहले भारत में हुआ ऐसा नहीं है, बाकी भी देशों में होता है। स्वीडन में भी हुआ, यूरोपियन यूनियन में, पाकिस्तान में भी हुआ। क्यों किया जाता है? युद्ध के बाद मान लो कोई नया राजा है, मुझे पुराने राजा का करेंसी मंजूर नहीं, यहाँ से बंद। हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई बढ़ जाए कि मान लो एक चीज 10-10 20-20 हजार रुपए की हो कोई दूसरे देश में, तो ये पुरानी करेंसी डिलीट करके नई करेंसी लाते हैं, तो तब भी करेंसी को पुरानी करेंसी बैन हो सकती है। पॉलिटिकल अपीवल, करप्शन, ब्लैक मनी, काउंटरफेटिंग मतलब डुप्लीकेट नोट बनाना, टेरर फाइनेंस उसमें यूज होना। फॉर एग्जांपल, यूरो देशों में 500 यूरो के नोट्स रहते थे, लेकिन उनको लगा कि ये जितना टेररिस्ट को पैसा आता है तो उसे क्या छुपा के लाना पड़े, तो बड़ा नोट होगा तो सूटकेस में ज्यादा दबा के ला सकता है, तो हम इसको बैन करते हैं और जो भी दूसरा उसका भी चलता होगा करेंसी। तो यस इट हैपेंस। भारत में भी मोदी जी ने किया तो पहली बार नोटबंदी नहीं है, 46 में भी हुई थी। 78 में शायद मोरारजी देसाई ने 1000 5000 10,000 के नोट बैन करवाएंगे। 2016 नवंबर में मोदी जी ने जो नोटबंदी की कि 500 और 1000 के जो नोट पुराने थे वो अब से लीगल टेंडर नहीं है, आपके पास है तो दिसंबर तक आप जमा कर दो, उसके बाद आओगे तो अलाउ नहीं होगा और सजा भी हो सकती है। वहां पर स्पेसिफिकली 4 कारण बताए गए। पहला करप्शन से लड़ना, दूसरा ब्लैक मनी से लड़ना, तीसरा काउंटर फेटिंग मतलब आईएसआई दाऊद ये सब नकली नोट बना रहे हैं, और चौथा टेरर फाइनेंस, आतंकवादी इसमें पैसा छुपा के बहुत सब 2 नंबर के काम करे। अब आप समझिए, बच्चन ने मान लीजिए इज्जत से जितना भी साबु, शैम्पू, टूथपेस्ट, पान मसाला के एड्स किए, उस पे जीएसटी इनकम टैक्स सब भरा और फिर भी उसके पास 15 करोड़ रुपए है 500,000 में। सरकार ने कहा बैन है, दिसंबर तक जमा कर दो। वो जाके स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक वाला रिजर्व बैंक को दे, रिजर्व बैंक उसके सामने नए नोट्स इसको दे देगा। तो बच्चन को चिंता करना है नहीं, क्योंकि उसके पास वाइट का पैसा टैक्स में भर दिया है। लेकिन मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कोचिंग होटल वाला है, उसने टैक्स नहीं भरा था, उसके पास ऐसे 500,000 के नोट थे, वो देगा स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक आरबीआई को, आरबीआई एक्सचेंज तो करेगा क्योंकि 30 दिसंबर तक जो बोला था लीगल है टेंडर, एक्सचेंज कर देगा। लेकिन फिर इनकम टैक्स वाले भी दरवाजा खटखटाएंगे कि तुम टैक्स तो भरते नहीं थे, इतना पैसा आया कहां से? तो ये ऑब्जेक्टिव था कि या तो वो एक्सचेंज नहीं करेगा, पानी में बहा देगा, और एक्सचेंज करेगा तो हम उसको धर लेंगे, पकड़ लेंगे। आपने स्कूल के शूज खरीदे, 2 3 5 साल चले, फिर वो फट जाने हैं, करेक्ट, फिर आप उसको रिप्लेस करेंगे। तो लखानी या बाटा कंपनी देख देखो हम 3 जूते बताते हैं, तब तक एक जूता कोई फेंक देता है। ऐसा अगर वो अपना रेशियो बनाए, उसे हम कहते हैं सॉइल रेट। तो करेंसी में क्या होगा कि आरबीआई नए नए करेंसी नोट बनाती तो है, लेकिन पुराने जो फट जाते हैं, करेक्ट वर्ड होता है सॉइल नोट्स, उसको एक्सचेंज भी कराया जाता है। क्योंकि आप याद करें, हर एक नोट पे क्या लिखा है, प्रॉमिस टू पे बियर दिस, तो फटा नोट आप जाके बैंक में जमा करो, बैंक वाला रिजर्व बैंक को दे और एक्सचेंज होता है। तो सॉइल रेट, इट इज द रेट एट विच नोट्स आर कंसीडर्ड टू बी टू डैमेज्ड एंड दे आर रिटर्न टू द सेंट्रल बैंक फॉर एक्सचेंज। तो ये 10 से 100 के नोट है, उसमें 33% सॉइल रेट होता है। तो ऐसा कि 3 बनाया तो ये फट गया है, वो वापस देना पड़ा है वगैरह। 1000 का जो नोट था उसका सॉइल रेट था सिर्फ 11%। इसके 2 कारण हो सकते हैं। अब देखिए, स्कूल में
दो जात के शूज होते हैं, एक ब्लैक, और फिर वो कहेंगे सैटरडे पीटी का व्हाइट शूज है। अब क्योंकि वो एक ही दिन होता है तो व्हाइट शूज कम फटेगा, ब्लैक वाला ज्यादा फटेगा क्योंकि ज्यादा दिन यूज होता है। उसी तरह जो करेंसी नोट है तो 10 रुपए 100 रुपए आप रोज यूज करेंगे ना, आपने दूध खरीदा ये पेमेंट किया इधर उधर, 1000 का नोट आप रोज यूज नहीं करेंगे तो फटेगा भी कम, तो उसका सॉइल रेट कम ही होगा, लॉजिकल बात है। लेकिन फिर जब हम इसे कंपेयर करें यूरोपियन यूनियन या अमेरिका के डॉलर के साथ, कि मान लो डॉलर में मैक्सिमम वैल्यू हो $100 के नोट की, तो उसका कितना सॉइल रेट है, और हमारा उस जमाने में 2000 का नोट नहीं आया तब 1000 सबसे बड़ा नोट था, उसका सॉइल रेट क्या है, वो सब कंपेयर करने पे आरबीआई और सरकार को ये लगा कि ये सॉइल रेट कम है। इसका मतलब कि ये जो भी कोचिंग वाले, होटल वाले, बिल्डर्स, इनके पास बहुत सारे हजार के नोट हैं जो इलीगली बिना टैक्स भरे उन्होंने जमा किए हैं और उन्होंने वो घर में छुपा के रखे हैं, इसलिए वो फटते नहीं है, वो एक्सचेंज में आते नहीं है। तो हमने 10 नोट छापे, उसमें से मुश्किल से एक आध नोट या 9 नोट, 9 में से एक नोट ही ये लोग वापस करते हैं क्योंकि फटते नहीं, बाकी सब तो ब्लैक मनी में छुपाए जा रहे हैं। तो ये सब देखते हुए सरकार ने कुछ कैलकुलेशन बनाई कि देखो कुल मिला के 15 लाख करोड़ रुपए की करेंसी 500 और 1000 के नोट में हमने छापी थी, और ये सॉइल रेट का सब रेशियो के हिसाब से सरकार को ये लगा कि इसमें 20% जो पैसा है वो ब्लैक मनी है, बिना टैक्स भरे इन्होंने छुपाया है। तो 15 लाख का 20% क्या होगा, 3 लाख करोड़। तो सरकार ने क्या बैन है अब से नोट, तो लोग एक्सचेंज नहीं करेंगे 3 लाख करोड़ के नोट, तो 3 लाख करोड़ का ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है हुआ कुछ ऐसा? जवाब है नहीं। पब्लिक ने सब इतने सारे जुगाड़ टोटके और ट्रिक्स लगा दी कि जितने 500 1000 के नोट थे जो सारे आपने एक्सचेंज कराने थे उसमें 99% तो एक्सचेंज कर दिया पब्लिक ने, मुश्किल से 0.7% एक्सचेंज नहीं हुए, तो ऐसे 10,000 करोड़ का ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय हुआ, बाकी तो सब उन्होंने चेंज करवा दिया। आपके ये कौन कौन से टेक्निक अपनाए होंगे? ऐसे बैंक मैनेजर को पैसा खिला दो कि भाई तुम्हें पैन कार्ड आधार कार्ड की जिद मत करो, ऐसा उल्टा सीधा काम कर दो। फिक्स डिपॉजिट में पुरानी तारीख में दिया था ऐसा बोल के फिर से मुझे एक्सचेंज करके दो। गरीब लोग अपना जो ड्राइवर है, माली है, उसको बोल दिया जाए बिजनेसमैन द्वारा कि ये मेरे 1 करोड़ है, तुम सबको 10-10 लाख लेता हूं, तुम जाके एक्सचेंज करा के आओ अपने खाते में और फिर मैं तुम्हें इसमें 1000 रुपए कमीशन दूंगा। तो म्यूल मतलब गरीब लोग को खच्चर के रूप में यूज करके भी इन्होंने ये काम किया। अब आप समझिए पब्लिक ने क्या ट्रिक्स यूज किए वो हमारे लिए काम करने। शॉर्ट टर्म में पब्लिक को तकलीफ हुई, बात बराबर है, लॉन्ग टर्म में फायदे हुए क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे जो भी आधार कार्ड जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन होते थे, जितना टैक्स कलेक्शन होता है पहले से इंप्रूव हुआ है क्योंकि पब्लिक अब डर गई है तो टीका काम करती है वगैरह, ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे का कहना है, वो सब मेंस का मुद्दा है, तो मेंस के लेक्चर में नेक्स्ट वीक समझेंगे। अब यहाँ से प्रीलिम के लिए एक दो पॉलिटी के कंसेप्ट समझने हैं। आपको एक चूहे को मारना है तो क्या तोप इस्तेमाल करनी चाहिए? आप कहना ये सब पूरा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए तो तुम डिस्प्रोपोर्शनेट बात कर रहे हो, अनुपातहीन बात कर रहे हो। तो कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम का ये कहना है कि देखो सरकार ने जो बोला ब्लैक मनी करप्शन इन सबसे लड़ना है, ये तो छोटा सा चूहा था ना, इसको मारने के लिए सरकार ने ये जो तोप इस्तेमाल की कि पब्लिक को गर्मी में इतना सब लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पानी नहीं मिला, पब्लिक मर गई वगैरह वगैरह, जॉब लॉस हो गया, टैक्स, तो ये सब इकोनॉमी को जो लॉस हुआ है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, तो सरकार ने इलीगल काम किया है। अब ये सब कोर्ट में गया तो कोर्ट का ऑर्डर यह है कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पास्ड, मतलब सरकार ने जो कदम उठाया वो अनुपात के हिसाब से था कि ब्लैक मनी करप्शन डायरेक्ट फाइनेंस, ये चूहा नहीं था, ये बड़ा सा डायनासोर था, तो डायनासोर को मारने के लिए तोप चलाए तो वो लॉजिकल बात है, तो गवर्नमेंट हैड डन द राइट थिंग, या प्रोपोर्शनल रिस्पांस था गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सेकंड, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, देखिए 365 डेज संसद नहीं चलती, बजट सेशन फरवरी से मई, मानसून सेशन जुलाई से सितंबर, विंटर सेशन नवंबर दिसंबर में होता है। अब इन्होंने कानून बनाया जब संसद सत्र में थे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। अब जो फूड सेफ्टी है तो इवॉल्विंग कंसेप्ट है, रोज कुछ नया होता है कि कैल्शियम कार्बाइड से फूड पकाया जाता है, कैंसर हो सकता है। कुछ लोग समोसा न्यूज़पेपर में पैक करके देते हैं, लेकिन समोसा में होता है ऑयल, न्यूज़पेपर में होती है इंक, तो आपके शरीर में इंक जा रही है, आपको कैंसर हो सकता है। फिर जो टी बैग्स होते हैं उसको आप गर्म पानी दूध में रखो और फिर चाय बन जाती है, उसको कुछ कंपनियां स्टेपलर पिन से वो टी बैग बनाती हैं, अब वो स्टेपलर पिन खुल गया और आपके पेट में गया तो डैमेज हो जाएगा। तो रोज कुछ ना कुछ नया आता है। मैगी नूडल्स में क्या था, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या कुछ एमएसजी, उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो पार्लियामेंट तो मुश्किल से 3 बार तो मिलती है साल में, तो वो कहाँ रोज अपडेट करते बैठेंगे। इसलिए पार्लियामेंट ने ये कहा देखो एक कानून बनाते हैं, इसके नीचे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाते हैं एफडब्ल्यूएसआई, और इसको बोला है कि रोज का काम तुम देखो कि डेली तुमको लगे नया रूल रेगुलेशन बनाना, ये करना है, तो हर बार नया बिल पास नहीं करना, नया कानून में कुछ चेंजेस नहीं करने, तुम जो बोलोगे वही सब कानून के हिसाब से चलता रहेगा। तो संसद ने बनाया कानून वो है लेजिस्लेशन, और नीचे डेली जो एफडब्ल्यूएसआई करता है काम वो क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड मतलब क्या कि जो बॉस है वो अपने कुछ काम नीचे एम्प्लॉय को बुला से तुम करने हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो ये लीगल बात है, हाँ अलाउड है, वरना समझो पार्लियामेंट में सब थोपेंगे तो बहुत डिले काम हो जाएगा। उसी प्रकार आरबीआई एक्ट में बहुत कुछ लिखा है कि आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड होगा, ये ऐसे ऐसे काम करेगा। अब जो कोई करेंसी नोट इशू होगा या उसको बैन किया जाएगा तो ये डिसीजन कौन कैसे लेगा उसकी भी सारी बातें आरबीआई एक्ट में लिखी होंगी। तो आरबीआई एक्ट में ऐसा लिखा है कि आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड, उसको जिस दिन सपना आ जाए वो बोल सकता है कि 500 1000 के नोट बैन करने हैं, और वो अपने ये रिकमेंडेशन भारत सरकार को देगा। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री गैजेट नोटिफिकेशन डाल के सूचित करेगी सबको कि आज से सब बैन है, दिसंबर तक एक्सचेंज करो। मतलब पार्लियामेंट में अलग से आरबीआई एक्ट का समझो अमेंडमेंट करना है 2016 में, और उसमें लिखवाना है 500 1000 के नोट बैन हो गए, ऐसा लिखवाने की या संसद का सेशन बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक कल उठ के एफडब्ल्यूएसआई चाहिए कि मैगी में ये वाला केमिकल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए संसद पूरी नहीं बिठानी है, उसने बोल दिया तो वही काम हो गया। तो यहाँ पर भी ये जो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल दिया आज से ये नोट बैन है, तो उसके लिए पार्लियामेंट बिठा के फिर से अमेंडमेंट नहीं करने हैं, इसको कहा गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये क्या सही है या गलत? चिदंबरम ने कहा गलत हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजों की बेंच थी, उसमें से 4 ने बोला कि ये जो डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हुई बिना संसद में पहले बोला कि कानून बनाए, सीधा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की, तो ये सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है और ये इसी तरह से वैलिड है, नथिंग इलीगल इन दिस। हालांकि 5 में से एक जज ने ये कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, पहले पार्लियामेंट का सेशन बुलाना था, उसमें कानून पास करना था, फिर इसको अमल करना था। अगर गवर्नमेंट का ये तरीके देखो ऐसा सेशन बुला के फिर करते तो बातें लीक हो जाती, तो अमल होने से पहले बहुत सारे लोग पैसा एक्सचेंज करा देते, तो आगे रात को जब हमको तुरंत बोल देना था। खैर तो एक दो लाइन में उसकी जो इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकली संबंधित थी समझ ली, फाइनेंस कमीशन देख लिया, टैक्स इवेजन देख लिया, अवॉइडेंस वगैरह। अभी जो मुद्दे हैं वो एकदम ऐसे हैं, पब्लिक टैक्स क्यों नहीं बढ़ती, उसके कारण हैंडआउट में दिया, अगर एमसीक्यू के हिसाब से कुछ पूछे, वरना तो वो मींस का मुद्दा मेंस में देखेंगे। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की मदद से टैक्स कलेक्शन कैसे इंप्रूव करें, तो वो भी मींस का मुद्दा मेंस में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक मींस की क्लास होगी पिलर 2 के तब देखेंगे। तो फाइनेंस कमीशन टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस वोडाफोन ये डिमोनेटाइजेशन देख लिया। फाइनेंस कमीशन ने टैक्स के लिए कुछ सुझाव दिए थे, हाउ टू इंप्रूव इट, एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ये सब मींस का माल है, मींस के हैंडआउट में, तो ये सब बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप टैक्सेशन के कुछ मिसलेनियस कांसेप्ट्स देखने हैं, लाफेयर का क्या, टैक्स बायंसी क्या, टैक्स इलास्टिसिटी क्या, टैक्स के ट्रेंड्स। भारत देश में 100 रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, हम क्या कहेंगे जीडीपी, तो सरकार टैक्स में कितना कमाती है, मुश्किल से 12 रुपए, तो दैट इज टैक्स टू जीडीपी। इसके अंदर भी इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह डायरेक्ट टैक्स में से करीब 7 रुपए कमा रही है, और जीएसटी, कस्टम एक्साइज वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स में से करीब 5 रुपए कमा रही है।
तो यानी डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट मोर फॉर यूनियन गवर्नमेंट कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहाँ कुछ एक एक लाइन के मुद्दे हैं। रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्या होता है? एक्सपेक्टेशन, आपने ये सोचा हो कि देखो 2022 की 1 फरवरी है, उस दिन आपको सपना आ गया कि मैं मई महीने में प्रीलिम्स दूंगा और उसका मैं अपने को 100 मार्क किया जो है 2022 नवंबर में कैट आएगा मैं वो भी दूंगा, और 2023 मार्च में एसएससी आएगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैं 2022-23 मार्च महीने तक वो भी मैं दूंगा। तो मेरा जो कमिटमेंट है इसको मैं कहूँ 300 है। फिर क्या होगा, मई महीने में पता चले भाई सिलेबस कंप्लीट है, आईएएस नहीं देंगे। फिर कैट का परीक्षा नवंबर में, तब उसको भी स्किप कर देंगे, तैयारी नहीं हुई है। फिर अगले साल 31 मार्च से पहले मान लो एसएससी आ जाए तो वो दे दिया जाए। तो रियलिटी क्या है, आपने खुद को कमिट किया था 300, असल में आपने 200 का तो काम किया भी नहीं, आपने सिर्फ 100 का काम किया है। तो तब आप अपने जो भी ये कमिटमेंट थे उसको आप रिवाइज करेंगे। तो पहले क्या थे, बजट एक्सपेक्टेशन, और फिर क्या होगा, रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट, एंड देन होगा रिवाइज एस्टीमेट। आपके दो बनाने की आप समझो। बजट एस्टीमेट कब आता है, 2019 का बजट कब आएगा, 1 फरवरी को, और उसमें क्या लिखा होगा कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक हम इतना टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं। तो तब तो सिर्फ वो सपने ही देख सकता है ना कि क्या होने वाला है, अनुमान लगा सकता है बजट एस्टीमेट। तो उसने लगा 19 लाख करोड़ हम कमाएंगे। फिर अगले साल बजट आएगा, अगले साल का बजट कब आएगा, 1 फरवरी 2020 को, तब वो खुद को अपडेट करेगा कि अच्छा पिछले साल का हमारा जो टारगेट था वो कितना अचीव हो रहा है। तो पता चला करीब 16 लाख करोड़ ही आ रहे हैं, यानी 2 लाख करोड़ रुपए उम्मीद से कमा रहे हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू शॉर्टफॉल। कि फरवरी बजट में सरकार बड़े सपने दिखाती है, पूरा साल टैक्स कलेक्शन होने के बाद पता चले उतना टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ, तो हम कहते हैं रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है। खुशी की बात यह है कि आजकल नहीं होता है। 2020-21 में सरप्लस था, मतलब सोचा सरकार ने ये 20 लाख करोड़ कमाई और 21 लाख करोड़ कमा लिए थे। आपके 2020 में कोरोना आया था, फिर भी सरकार ने ज्यादा कैसे कमा लिया, क्योंकि पब्लिक के ऊपर ये जो पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज लगती है उसको कम नहीं किया। आप याद करें कोरोना में लॉकडाउन था तो ऑयल के प्राइस थोड़े गिर जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि डिमांड कम हो गई सप्लाई के मुकाबले, तो ऑयल सस्ता हो गया था। लेकिन भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होने दिया, कैसे, टैक्स बढ़ाते गए, तो उस कारण से सरप्लस में आ गए। उसके बाद वाले भी सभी वर्षों में समझो वो सरप्लस में रहते हैं आजकल। तो आजकल टैक्स मतलब रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं होता, रेवेन्यू सरप्लस होता है। एक लाइन का मुद्दा है। सेकंड इज लाफेयर कर्व। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे मेरे को टैक्स के स्लैब किया 5%, 20%, 30% वॉटर, और वाई एक्सिस पे मेरे को कितने पैसे कमा रहे हैं, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर, सरकार का टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट का है कि 0% इनकम टैक्स, तो कितना टैक्स कलेक्ट होगा, 0। तो ये हो गया शुरू का पॉइंट। मान लीजिए सरकार का 100% इनकम टैक्स, तो पब्लिक काम करना ही छोड़ देगी, तो कोई टैक्स भरेगा ही नहीं, तो भी जॉब क्या आएगा, $0। तो ये पॉइंट भी टच कर लेगा। तो अगर 100% इनकम टैक्स में नौकरी धंधा नहीं करूंगा ना, तो फिर टैक्स कुछ भी नहीं भरूंगा मैं। फिर तो दोनों पॉइंट ऐसे जो 0 को टच करते हैं। अब बीच में क्या होगा, अगर सरकार मान लो 20% इनकम टैक्स रखती है और सरकार का टैक्स कलेक्शन होता है $20,000, फिर मान लो सरकार का जितना कमाते है उस पर 30% इनकम टैक्स, और सरकार $30,000 कमा लेती है, कमा सकती है, क्योंकि तब तक मैं टैक्स भरूंगा। या ठीक है 100 में से 30 आप कमा रही है, सब पुलिस चलानी है, गरीबों की मदद करने बराबर है। लेकिन फिर वो बढ़ाते जाए मान लो 80%, तो दो बात होगी, या तो मैं काम नहीं करूंगा या मैं बहुत सारा टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस करूंगा ताकि सरकार ज्यादा पैसा नहीं कमाए। तो इस कारण से जो कार्य क्या है, एक हद तक बढ़ता है फिर कम होने लगता है। तो इसे कहते हैं लाफेयर कर्व। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने बनाया था, आर्थर लाफेयर ने। ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के लिए है, इनकम टैक्स वगैरह में। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स उस पर नहीं। आप समझो, मान लीजिए सरकार, मान लीजिए कैंसर की कोई दवा पे सरकार का 100% जीएसटी है, तो भाई जो कैंसर है वो तो बेचारे को खरीदना ही पड़ेगा, तो तभी कमा तो लेगा ही सरकार 100। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में हम नहीं बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट टैक्स की बात है। तो ये जो लाफेयर कर्व है वो क्या बात करता है असल में, वो ये कहता है कि मान लो आपका 40% इनकम टैक्स है और आप उसके चलते 20,000 ही कमा रही है भारत सरकार, तो उसने कम कर देना चाहिए। वो 30% करेगा तो 30,000 कमाएगी। तो वी हैव टू रिड्यूस द डायरेक्ट टैक्सेस टू इंक्रीज द कलेक्शन, ऐसा इसका सिद्धांत है। तो भारत में भी ये हुआ कि स्लैब्स कम किए, पहले लोएस्ट स्लैब 10% था, अभी क्या है 5%, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें। उसी तरह कंपनियों पे लगने वाले जो प्रॉफिट पे लगने वाले जो कॉर्पोरेशन टैक्स थे वो 30% से 15 से 25 या 22 के आसपास लेके आए। अमेरिका में भी ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बना उसने भी उनकी कंपनियों पे कॉर्पोरेशन टैक्स, जनता पे इनकम टैक्स कम किए। तो लाफेयर का मतलब क्या है, एक लाइन में याद रखना है कि एक हद तक इनकम टैक्स परसेंटेज बढ़ाओ तो कलेक्शन बढ़ता है, उसके बाद कम हो जाता है। दैट इज फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, नॉट फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो नेक्स्ट दो कंसेप्ट है, टैक्स बायंसी एंड टैक्स इलास्टिसिटी। नोट पेन लेके बैठना और दिमाग को थोड़ा कष्ट देना। मान लीजिए भारत देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े, कि आईफोन भी पहले चीन में बनते थे, भारत में मेक इन इंडिया हो जाए। तो आप कहते को पहले 100 करोड़ का प्रोडक्शन होता था, अभी 110 करोड़ का प्रोडक्शन होता है, जीडीपी बढ़ गया, और ये परसेंटेज के हिसाब से 10% जीडीपी ग्रोथ है, इनकम मतलब जीडीपी ग्रोथ हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, बराबर है। लेकिन अगर जो इतने सारे आईफोन भारत में बन रहे हैं तो उनकी फैक्ट्रियों में लोगों को काम मिला होगा। अब उसमें से जो अगर 12 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो इनकम टैक्स बढ़ने लगेगा, तो इनकम टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। लॉजिकल बात है, ज्यादा लोगों के पास जॉब है, टैक्सेबल स्लैब में आएंगे तो इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। भले ही सरकार टैक्स के स्लैब चेंज ना करे कि मान लो टैक्स रिजीम में 5, 20, 30 है, सेम टू सेम स्लैब रखे, तो भी पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा टैक्स कलेक्शन होना चाहिए अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है और उस हिसाब से लोगों के हाथ में जॉब्स आ रहे हैं और वो बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं। हाँ, तो मान लीजिए भारत देश का जीडीपी $5 ट्रिलियन, अगले साल $5.50 ट्रिलियन हो जाए, तो इधर से इधर कितना हो रहा है, 10%। तो ये है हमारा जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ। फोर्थ पिलर में आराम से पढ़ेंगे। अब ये मान लो 25 और 26 में इतना ग्रोथ है और भारत सरकार टैक्स के चेंजेस ना करे, कोई इनकम टैक्स के जो स्लैब थे वही यथावत रहेंगे, नो चेंजेस। फिर भी अगले साल समझो ज्यादा लोग के पास काम धंधा है, 12 लाख से ज्यादा कमाते तो टैक्स भी भरेंगे, इनकम टैक्स। तो मान लीजिए पहले भारत सरकार इनकम टैक्स में $1 मिलियन कमाती थी, तो नेक्स्ट ईयर 26 में होगा $1.11 मिलियन कमाएगी। इधर से इधर कितना बढ़ा है, 11%। तो आप समझिए हो क्या रहा है कि अगर जीडीपी 10% की स्पीड से बढ़ा तो इनकम टैक्स कलेक्शन 11% की स्पीड से बढ़ गया। इसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है टैक्स बायंसी। बायंसी मतलब उछाल। अगर आप एक स्विमिंग पूल में एक प्लास्टिक का बॉल फेंकेंगे तो उछलेगा वापस, तो आपने कितनी जोर से फेंका और वो सामने कितना उछल रहा है, या इवन जमीन के ऊपर नॉर्मल बॉल फेंको और वो जो रबर के ऐसे आते हैं वो ज्यादा उछलने वाले, ऐसे बॉल फेंको, अलग होता है। तो अपने देश का जीडीपी मान लो 10% ग्रो किया और सामने इनकम टैक्स कलेक्शन 11% ग्रो हो गया, तो ये कैसा 11/10 तो 1.1। तो हम कहें इनकम टैक्स की बायंसी 1.1 है, जो खुशी की बात है सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम स्लैब्स हर साल चेंज भी नहीं करते, पब्लिक को एक सर्टेनिटी है और फिर भी हमारा तो कलेक्शन बढ़ रहा है, और जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो इसे हम क्या कहेंगे, टैक्स बायंसी। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स कलेक्शन अगेंस्ट द ग्रोथ टू चेंज इन जीडीपी, मतलब जीडीपी बढ़ा तो टैक्स की आमदनी में कितना उछाल होगा, उसे हम कहते हैं टैक्स बायंसी। मैं आपको देता हूं 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो, जितना लिखा है उतना उतारो, और पीएचडी के सवाल दिमाग में नहीं लाने क्योंकि उतना वो पूछने वाला नहीं।
जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स कलेक्शन का ग्रोथ कितनी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है उसे हम कहते हैं बायंसी। अगर एक से ज्यादा इसका मतलब ज्यादा स्पीड से भाग रहा है जो अच्छी बात है। तो अगर क्योंकि आप समझो एक से ज्यादा नंबर कब आएगा कि अगर ऊपर टैक्स 11 है उसकी ग्रोथ और नीचे जीडीपी की ग्रोथ है 10, तब ये जब मोर देन 1 आएगा 1.1 ऐसा। तो जब ये 1 से ज्यादा आता है हम कहते हैं हाई बायंसी है। इसका मतलब कि वो मैं बॉल नीचे फेंकता हूं तो डबल जोर से ऊपर चल रहा है। इट मींस टैक्स कलेक्शन विल इंक्रीज एट अ फास्टर रेट देन ग्रोथ इन जीडीपी। तो इकोनॉमिक सर्वेंट का देखो इनकम टैक्स तो था ही बराबर है, जीएसटी भी ऐसा है 1.12 नंबर आ गया। इसका मतलब अपना जीडीपी ग्रोथ जितना होता है तो जीएसटी का कलेक्शन उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है जो अच्छी बात है। तो लेस देन 1 आएगा उसका मतलब क्या लो बायंसी कि मान लो जीडीपी 10 की स्पीड से बढ़ रहा है लेकिन फिर भी वो टैक्स ऐसा है 0.9 ही उसमें नया ग्रोथ आया ऐसा। जीएसटी के पहले वाले टैक्स में होता था जैसे वैट सर्विस टैक्स जो कोचिंग इंडस्ट्री पे लगता था उसका जब लेस देन 1 था 0.99। मतलब हर साल देश तरक्की कर रहा था, जीडीपी बढ़ा था देश तरक्की कर रहा है। तो सरकार हमारा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ नहीं रहा है क्यों? क्योंकि ये जितने कोचिंग वाले होटल वाले कोई टैक्स नहीं भरा है, सब छुपा रहे हैं। क्योंकि इन सभी टैक्स में क्या था इनपुट टैक्स क्रेडिट की तकलीफ थी। जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है लेकिन आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा, पूरी सप्लाई चेन का सब मॉनिटरिंग होगा। इस कारण से देश तरक्की करता है तो सामने टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। दैट इज द लॉजिक गिवन बाय इकोनॉमिक सर्वे। हाँ तो याद रखना है, एमसीक्यू में याद रखना है, असर्शन रीजनिंग में याद रखना है, मेंस में जीएसटी के फायदों में याद रखना है। यस आगे बढ़ो। तो टैक्स बायंसी डन, मतलब फुटबॉल को मैं पानी में फेंकूं तो कितना उछल के वापस आएगा, जीडीपी बढ़ेगा तो टैक्स कितना बढ़ेगा। नेक्स्ट इज टैक्स इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में रबर है खींचोगे एक हद तक खींच सकते फिर टूट जाता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स था 0 पे टैक्स नहीं मिला 20 पे 30 पे बढ़ा, फिर रबर बहुत खींचने बैठो तो क्या टूट जाएगा ना। 100% इनकम टैक्स कोई काम ही नहीं करेगा, जीरो कलेक्शन। तो इसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है इलास्टिसिटी, समझते हैं। मान लीजिए इनकम टैक्स का पहला स्लैब, इनकम टैक्स के मतलब मैं ओल्ड टैक्स रेजिम की बात कर रहा हूं ताकि सरल रहे। 5 20 30 3 स्लैब है तो पहला स्लैब क्या है 5%। तो जब इनकम टैक्स का स्लैब 5% था तो भारत सरकार को मान लो 50,000 रुपए टैक्स में आते थे। तो सरकार कहते देखो अब से फर्स्ट स्लैब 5 नहीं 10 रखते हैं, मतलब टैक्स का परसेंटेज बढ़ाते हैं इनकम टैक्स का। तो सरकार को मान लो ज्यादा कलेक्शन हो जाए। तो इसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है टैक्स इलास्टिसिटी कि अगर टैक्स का परसेंटेज बढ़ाया तो सरकार की आमदनी में कितनी बढ़ोतरी होगी उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इट इज द इंक्रीज इन द टैक्स परसेंटेज और उसके सामने रेवेन्यू कितना ज्यादा सरकार की कलेक्शन बढ़ती है। मतलब समझो यहाँ जीडीपी पिक्चर में नहीं है। अब आपके तो फिर ऐसा तो बढ़ाओगे तो बढ़ता जाएगा ना कलेक्शन इधर तुम्हारे हिसाब से। नहीं भाई डायरेक्ट टैक्स में अभी तो देखा हमने लाफेयर का क्या बोलता है, ये खत तक इंक्रीज होगा फिर वापस डिक्रीज हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी इनकम टैक्स की खत तक होगी मान लो 50% उससे ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा बराबर। तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स? फॉर एग्जांपल जीएसटी। जीएसटी में मैंने आपको बताया ना उसका ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता क्योंकि कैंसर की दवाई है तो उसका तो ऐसा स्ट्रेट ग्राफ या कुछ बन जाएगा कि जितना भी तुम टैक्स चढ़ाओगे पब्लिक को जितने खरीदने उतने यूनिट खरीदने पड़ेंगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता रहेगा। तो मे भी में अपन लाइक ऐसा हो जाएगा कुछ। लेकिन मूवी टिकट पे जीएसटी ज्यादा बढ़ा तो मान लो 5 का 12 12 का 18 12 500% कर दिया तो पब्लिक एवं पायरेसी में देख लेंगे नहीं देना जीएसटी। तो देन इट विल वेरी डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है उसमें हमको नहीं जाना किधर क्या होना है। हमें बस इतना याद रखना है इलास्टिसिटी क्या है कि जब टैक्स का परसेंटेज रेट बढ़ाया जाता है स्लैब बढ़ाया जाता है तो कलेक्शन कितना बढ़ता है। आई गिव यू 30 सेकंड इसको दिमाग में उतारो। अभी आप समझिए ये जो मैंने आपको 3 कंसेप्ट लाफेयर कर्व इलास्टिसिटी बायंसी ये ऐसे 10 साल में एक बार पूछा। अब जैसे आप याद करें मनी मल्टीप्लायर जो था कि आरबीआई पैसा जनरेट करेगी और उसके सामने और मनी सप्लाई कितना बढ़ जाता है डिपॉजिट लोन वगैरह। 10 साल में एक बार सवाल आता है फिर एक दो बार आता है फिर वापस नहीं पूछते। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती है। तो जो टैक्स के मैं कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ जो भी आगे भी टैक्स अवेयरनेस में जो एक लाइन का समझा वो ऐसा है कि 10 साल में एक बार आए। लेकिन हमें तो सब तैयार करके जाइए। ऐसी बात है कि जो आर्मी ऑफिसर को लगा बॉर्डर पे तो उसको तो रोज पेट्रोलिंग करनी है ना, रोज भले आतंकवादी घुसे कि नहीं घुसे। सेम वे वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, भले हर साल पूछे नहीं पूछे तो शॉर्टकट हम नहीं ले रहे इसलिए हैंड आउट लंबा है। यू हैव टू पिक योर पॉइजन, या तो तुम ये रख लो नहीं तो फिर सन्निदाता समारता पुंपुआर वो सब स्टिकर रख लो। खैर तो इसलिए सब एक एक लाइन के मुद्दे हैं, इसको एफिशिएंटली प्रिपेयर करना है। अभी वो आप जो वीकली टेस्ट होगी उससे पहले एक बार आप पढ़ेंगे, मतलब कल सुबह एक बार पढ़ेंगे टेस्ट से पहले तो 2 बार तो हो गया रिवीजन। फिर अगले साल फरवरी में बजट आएगा तो फ्री सीरीज चलेगी उसके साथ एक बार और रिवाइज किया तीसरी बार, और एग्जाम के अगले 2 3 हफ्ते पहले एक बार ऊपर ऊपर से देखेंगे तो चौथी बार हो गया। समझो अगर 1000 पेज का हैंड आउट हो जाए तो एग्जाम के अगले रात 1000 पेज तो देखने नहीं है क्योंकि मेरा इंडेक्स बहुत ही एग्जॉस्टिव 4 4 पेज का इंडेक्स ही है। तो आप इंडेक्स ही पढ़ेंगे ना उस दिन कि बायंसी लाफेयर कर्व और तुरंत जितना याद आ जाता है तो पूरा चैप्टर देखना नहीं, जो चीज याद नहीं आती तभी पूरे चैप्टर का पेज खोल के देखना है। सो यू हैव टू ओनली सी इंडेक्स ऑन द 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम, लेकिन उससे पहले 2 3 बार अच्छे से रिवीजन वो जरूरी है। तो हमने टैक्सेशन के कुछ कांसेप्ट समझे, अभी छोटे मोटे ऐसे जब चीजें वो समझनी है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मतलब जितना भी केंद्र सरकार इनकम टैक्स ये कस्टम एक्साइज सब जो लिया उस पे जितना सेस लिया सरचार्ज लिया वो सब ग्रॉस मतलब सकल, मतलब सब प्लस प्लस कर दो। तो सरकार के देखो हमने 42 लाख करोड़ रुपीस लिए हैं लेकिन ये सारे पैसे मोदी जी अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि फाइनेंस कमीशन आ गया ना भाई इसमें से 41% तुमने स्टेट्स को देना है। तो ऐसा बोल के 14 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को जाएंगे। अब अगर आप इधर मैच करोगे तो यूनियन के कितने हैं ग्रॉस में 42 उसमें से 14 लाख जा रहे हैं तो ये तो 33% ही जा रहा है। फाइनेंस कमीशन ने 41% बोला ना तो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमने आगे पढ़ा था ना भाई सेस और सरचार्ज की रकम शेयर नहीं की जाती। तो जब हम बोले 42 उसमें टैक्स सेस सरचार्ज सब कुछ है और सरकार दे क्या रही है सिर्फ टैक्स का 41 सेस सरचार्ज करने, इसलिए रेशियो नहीं बैठेगा। इसके अलावा एक डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड है, आप याद करें विमल गुट के पे जीएसटी भी लगेगा, टैक्स भी लगेगा कॉम्पेंसेशन का और एनसीसीडी नाम की अलग टैक्स लगेगी नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट ड्यूटी जो डिजास्टर फंड में लॉक हो जानी है। तो 10,000 करोड़ का ऐसा डिजास्टर का टैक्स गुट का पान मसाला से आएगा। अब ये भी आप समझो ये लॉक हो गया क्योंकि सरकार इसको बाकी कोई काम में किसान कल्याण में यूज कर नहीं सकती। तो यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो शुद्ध रूप से नेट कितना टैक्स मेरे पास आया जो मैं अपने हिसाब से स्पेंड कर सकता हूं, मेरी मर्जी मुझे जो सपना है ऐसा मैं कर सकता हूं। दैट इज 28 लाख करोड़ क्योंकि 42 माइनस 14 माइनस 10,000 तो ये है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से नेट टैक्स रेवेन्यू। आप ऐसा क्यों है ग्रॉस और नेट को ऐसे क्यों बोला? ये तो डिजास्टर वाला भी नहीं लिखते तो नहीं चल जाता वगैरह। आई एग्री विथ यू, अपना वो समझो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा लिख के बताते हैं तो वी हैव टू रिमेंबर बेसिक थिंग्स। तो ग्रॉस माइनस फाइनेंस कमीशन वाले टैक्स डेवल्यूशन माइनस डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से जो आया वो होता है नेट टैक्स रेवेन्यू। आगे बढ़ो। तो 2B हैंडआउट खत्म ब्लैक मनी फाइनेंस कमीशन। इसी हैंडआउट में आगे है 2C
दैट इज सब्सिडीज, सब्सिडी पे कमीशन वगैरह, वो आज हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन मैं बस आपको 5 मिनट में उसका एक ओवरव्यू देता हूँ कि अब हम जूम इन करके केवल टैक्स 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 देख रहे थे, थोड़ा जूम आउट करते हैं कि पूरा बजट कैसा दिखता है। तो देखिए बजट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू पार्ट, दूसरा होता है कैपिटल पार्ट। ये कैपिटल पार्ट की चिंता नहीं करनी है, ये भी हम समझेंगे संडे तक वहाँ पहुंचे। अच्छा देखिए इस वीक ऐसे सैटरडे छुट्टी नहीं है, कल भी लेक्चर है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यस वी हैव लेक्चर, संडे ऑल्सो वी हैव लेक्चर एंड मंडे ऑल्सो वी हैव लेक्चर। क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है ऐसी चीज़ है, एक फ्लो में खत्म हो तो बेहतर होगा। फिर मंगल बुध उसकी 2 टेस्ट होगी, एक टेस्ट आगे पीछे, उसके बाद गुरु शुक्र हम लोग वापस मीन्स का खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक सीधा इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज वगैरह देखेंगे। तो मतलब कल भी लेक्चर याद रखना। एनीवेज तो आई वाज टेलिंग यू बजट, बजट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट। कैपिटल पार्ट का भी लोड मत लेना, संडे उसमें पहुंचते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं रेवेन्यू पार्ट, उसमें आएगा इनकम और एक्सपेंस। इनकम में क्या आएगा, ये जो टैक्स का पैसा कमाए। इसके अलावा भारत सरकार रेलवे भी चलाती है, पोस्ट डिपार्टमेंट भी चलाती है, उधर से पैसे कमाए उसे क्या कहेंगे, टैक्स का पैसा नहीं, नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, वैसी बात है। सपोज एक एसी ट्रेन टिकट पे 1000 की टिकट है, 50 का जीएसटी है, तो 1000 रुपए जो कमाए सरकार ने टिकट बेच के, वो क्या है, सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट या इनकम। और 50 रुपए जो जीएसटी के कमाए, वो क्या है, वो सरकार का टैक्स रिसीट है। तो टैक्स एंड नॉन टैक्स, नॉन टैक्स का मतलब ये नहीं कि वो चीज पे टैक्स नहीं लगता है, लग भी सकता है, लेकिन हम सिर्फ प्योर रकम की बात करें। जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में क्या है, मतलब बजट का रेवेन्यू पार्ट, सब टॉपिक रिसीट, सब टॉपिक नॉन टैक्स। भारत सरकार की योजना कुरुक्षेत्र में एक दिन जो बेचे, रेलवे सर्विस बेचे, पोस्टल सर्विस बेचे, ये सबसे जो कमा रहे हैं दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। इसके अलावा ये जो सरकारी कंपनियां, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ओएनजीसी वगैरह, वो लोग अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दे, आरबीआई अपने प्रॉफिट में से जो भी 2-3 लाख करोड़ का डिविडेंड दे देता है, या सरकार ने समझो टैक्स नहीं लिया लेकिन फिर भी कमा लिया, तो नॉन टैक्स रिसीट्स। मान लीजिए यूनियन ने स्टेट को लोन दिया था, यूपी सरकार को लोन दिया था, तो अब यूपी सरकार मूलधन वापस करे 100 रुपए प्रिंसिपल, तो हम वो बजट के कैपिटल पार्ट में लिखेंगे। अब उस पे 10% ब्याज चढ़ा हो, तो यूनियन ने जो 10% ब्याज कमाया वो क्या टैक्स का पैसा नहीं है, दैट इज इंटरेस्ट इनकम, तो उसे हम बजट की रेवेन्यू सब टॉपिक नॉन टैक्स वाले पार्ट में लिखते हैं। इसके अलावा मान लो अमेरिकन सरकार, कौन सा प्रोग्राम था, यूएस एड, उसमें क्या रात में पैसा दे दे, लोन का पैसा क्या रात का मौज करो, तो बिना मेहनत के पैसे पैसा आ गया, टैक्स का भी पैसा नहीं, तो क्या कहेंगे आप, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। तब समझिए नेट मतलब शुद्ध टैक्स रेवेन्यू कितना, करीब 28 लाख करोड़, मतलब ग्रॉस में आया पैसा, फाइनेंस कमीशन ने कुछ पैसा स्टेट को दिलाया, वो डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा लॉक हो गया, फिर करीब 28 लाख करोड़ भारत सरकार के पास नेट टैक्स रेवेन्यू बचा। फिर ये रेलवे पोस्ट की टिकट, आरबीआई का डिविडेंड, ये सब कमा के नॉन टैक्स रेवेन्यू करीब 6 लाख करोड़ हुआ। तो रेवेन्यू अकाउंट में टोटल कितना बार कमाए, 80 28 प्लस 6 जो भी 34, ये तो परसेंटेज में आगे पीछे अप्रॉक्स किया, लोड नहीं लेना, करीब 30 लाख करोड़ के आसपास पैसा आता है रेवेन्यू अकाउंट में। तो जो रेवेन्यू पार्ट है बजट का, उसमें हमने इनकम देख ली, टैक्स का भी पैसा, रेलवे पोस्ट का भी पैसा है, जो भी करीब 34 लाख करोड़। अब रेवेन्यू अकाउंट में खर्चे भी होते हैं, कि जैसे कोई सोल्जर को सैलरी देनी है, हाँ, फिर सरकार के बंदूक की नई फैक्ट्री खोलनी है, तो ये तो परमानेंट एसेट हो गया, एक महीने के नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म का सब काम चल रहा है, तब हम कहेंगे कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, और उसमें खर्चा हुआ फैक्ट्री बनाने का, तो कैपिटल रिसीट हो सकती है। हम लोग आगे पिलर 5 में देखेंगे, ये सब सरकार एलपीजी सिलेंडर के लिए मध्यम वर्ग गरीबों को सब्सिडी देती है, तो वो सब क्या है, सब्सिडी के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंस है। लेकिन सरकार का हम एक नई बीपीसीएल जैसी ऑयल गैस रिफाइनरी बनाते हैं, ये तो परमानेंट एसेट क्रिएशन हो रहा है, उसके लिए जो खर्चे कैपिटल पार्ट सब टॉपिक एक्सपेंस, जो हम रविवार पहुंचेंगे, ये सब चलता है। तो बजट का रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट क्या, वो दोनों हम जब खत्म करेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी, ये चीज रेवेन्यू थी, ये कैपिटल थी, तो अभी इसका वो लोड नहीं लेना है, बहुत चीज के ये विजुलाइज कर सकते हैं, हर दिन का, हर महीने का, ये जो सोल्जर का सैलरी, महीने की सब्सिडी, लाइट बिल, फोन बिल, ये सब जितने खर्चे यूनियन के, वो सब रेवेन्यू में आएंगे, और लॉन्ग टर्म वाली चीजें वो कैपिटल में आएंगी। कुल मिला के चित्र ऐसा है, उससे डरना नहीं है, वो सब हम सुकून से पढ़ेंगे कल। तो कल हम लोग जाएंगे, कल लेक्चर है सब्सिडी सैलरी, वो सब छोटा सा ही मुद्दा है, तो मे भी 1 आध घंटे में या कम में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे 2D में, उसका मैं हैंडआउट कल शाम तक अपलोड करता हूँ, उसमें ये डिसइन्वेस्टमेंट डेफिसिट आगे की बात होंगी। तो आज के लिए इतना काफी है, ये सब पढ़ के आना, और खास की कल सैटरडे भी क्लास है आपके, नहीं तो तुम उधर छुट्टी रखते 2 दिन बात करते, वो जो क्लासिफिकेशन है खासकर रेवेन्यू कैपिटल वाला, वो बीच में छोड़ के अगर मैंने किया तो कुछ लोग को लिंक नहीं होगा, फिर मुझे क्या ज्यादा रिपीट करना पड़ेगा, सुकून से पढ़ाना पड़े, मेरी मेहनत बढ़े, आपकी एफिशिएंसी कम। अनदर थिंग, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा हवा में माहौल ये लग रहा है कि धीरे धीरे अब दिवाली आने वाली है, मतलब बारिश चल रही थी कुछ दिनों से, अब कम हो गई। इसका मतलब क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो भी छोटा मोटा वैकेशन मिले, इधर भी आपको मिलेगा अपने इकोनॉमी सेशंस में, तो कॉलेज के अंदर भी वैकेशन, इधर भी वैकेशन, गोल्डन कैसे बैकलॉग कंप्लीट होगा भाई। नौकरियों में भी कुछ छोटा मोटा वैकेशन मिल जाएगा, उसके अलावा एक और चीज आएगी क्रिसमस, उसका भी छोटा मोटा वैकेशन, हालांकि हमारा उससे पहले कोर्स खत्म हो जाएगा, तो उसका आप खास उपयोग करें, चीजों को प्लान करके रखें, केवल इस सब्जेक्ट के नहीं बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी, कि मैं वो 10-15 दिन कैसे मोस्ट एफिशिएंटली यूज करूंगा। तो एंड क्लास सी यू अकॉर्डिंगली टुमारो नाइट।